इसका निर्माण मैथिली मूवी मेकर्स ने सुकुमार राइटिंग्स के सहयोग से किया है। फिल्म में अल्लू अर्जुन मुख्य भूमिका में हैं, उनके साथ रश्मिका मंदाना, फहद फासिल, जगपति बाबू, धनंजय, राव रमेश, सुनील और अनसुया भारद्वाज भी हैं। यह पुष्पा फिल्म सीरीज की दूसरी किस्त है और 2021 की फिल्म पुष्पा द राइज की अगली कड़ी है। सीक्वल की आधिकारिक घोषणा मूल फिल्म की दिसंबर 2021 में रिलीज होने से कुछ दिन पहले पुष्पा 2 के तहत की गई थी, जबकि उपशीर्षक पुष्पा 2 द रूल की घोषणा अगस्त 2022 में की गई थी। 6-7 फिल्म के 10% फुटेज को शुरू में मूल फिल्म के साथ बैक टू बैक शूट किया गया था। हालांकि सुकुमार ने कहानी को बदलने का फैसला किया, जिसके कारण फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2022 में शुरू हुई। फिल्म में देवी श्री प्रसाद द्वारा संगीत, मिरोस्लाव कुबा-ब्रोजेक द्वारा छायांकन और नवीन नूली द्वारा संपादन किया गया है। 400 से 500 करोड़ के बजट में बनी 3-8 यह फिल्म सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक है। पुष्पा 2 द रूल को दुनिया भर में 5 दिसंबर 2024 को मानक 3D, IMAX, 4DX, D-बॉक्स और PVR ICE प्रारूपों में रिलीज किया जाना है। ढालना: अल्लू अर्जुन पुष्पा राज, युवा पुष्पराज के रूप में मास्टर ध्रुवन, पुष्पा की पत्नी श्रीवल्ली के रूप में रश्मिका मंदाना, फहद फासिल SP भंवर सिंह शेखावत IPS के रूप में, पुष्पा के दोस्त केशव मोंडेलू के रूप में जगदीश प्रताप भंडारी, जगपति बाबू कोकतम वीरा प्रताप के रूप में, प्रकाश राज मंगलम प्रकाश के रूप में, सुनील मंगलम श्रीनु, अनसुया भारद्वाज दक्षिणायनी मंगलम श्रीनु की पत्नी के रूप में, सांसद भूमिरेड्डी सिद्धप्पा नायडू के रूप में राव रमेश, अजय घोष कोंडा रेड्डी, धनंजय जाली रेड्डी, शानमुख जक्का रेड्डी, सत्या तारक पोनप्पा, अजय मोलेटी मोहनराज पुष्पा के बड़े सौतेले भाई, श्रीतेज मोलेटी धर्मराज पुष्पा के दूसरे बड़े सौतेले भाई, पवनी कर्णम पुष्पा की भतीजी और मोहन की बेटी के रूप में, सौरभ सचदेवा, माइन गोपी चेन्नई मुरुगन के रूप में, ब्रह्माजी उपनिरीक्षक कुप्पाराज के रूप में, कलपलता पर्वतम्मा पुष्पा की मां, श्रीवल्ली के पिता मुनिरत्नम के रूप में दयानंद रेड्डी, श्रीलीला आइटम नंबर किसिक में अतिथि भूमिका में। उत्पादन विकास 2021 में पुष्पा द राइज की रिलीज से पहले फिल्म को 2 भागों में रिलीज करने की घोषणा की गई थी, जिसमें फिल्म निर्माताओं ने कहा था कि पहला भाग उस साल रिलीज होगा, जबकि दूसरा भाग 1 साल बाद 2022 रिलीज होगा। 10 शुरुआत में सीक्वल के 10% फुटेज को पहले भाग के साथ बैक टू बैक शूट किया गया था। हालांकि सुकुमार ने दर्शकों की प्रत्याशा को पूरा करने और पिछली फिल्म की गलतियों को सुधारने के लिए सीक्वल की कहानी को बदलने का फैसला किया। 11 फिल्म का स्क्रिप्टिंग हिस्सा जुलाई 2022 तक हैदराबाद में पूरा हो गया था। 12 आधिकारिक शीर्षक पुष्पा 2 द रूल की घोषणा 22 अगस्त 2022 को की गई थी। उसी दिन हैदराबाद में फिल्म के कलाकारों और चालक दल की उपस्थिति में एक उद्घाटन मुहूर्त पूजा समारोह आयोजित किया गया था। 13-14 सुकुमार ने फिल्म की पटकथा लिखी, जबकि श्रीकांत विसा ने संवादों में योगदान दिया। 15 सुकुमार ने पिछले भाग के अधिकांश तकनीशियनों को बरकरार रखा, जिसमें छायाकार मिरोस्लाव कुबा-ब्रोजेक, संपादक कार्तिका श्रीनिवास और रूबेन, कला निर्देशक एस रामकृष्ण और मोनिका निगोत्रे और ध्वनि डिजाइनर रेसुल पुकुट्टी और विजय कुमार शामिल हैं। 16-17 दीपाली नूर और शीतल शर्मा ने पोशाक डिजाइनर के रूप में काम किया, जबकि प्रीति शील सिंह को चरित्र डिजाइनर के रूप में काम पर रखा गया। पीटर हेन, केचा कामफक्दी, ड्रैगन प्रकाश और नाबा कांता को स्टंट निर्देशकों के रूप में काम पर रखा गया था। फिल्म के नृत्य कोरियोग्राफरों में प्रेम रक्षित, गणेश आचार्य, विजय पोलाकी और सृष्टि वर्मा शामिल हैं। 18 ढलाई जबकि अल्लू अर्जुन, फहद फासिल, रश्मिका मंदाना, धनंजय, राव रमेश, सुनील, अनसुया भारद्वाज, अजय घोष और पहले भाग के अन्य शेष कलाकारों ने अपनी अपनी भूमिकाएं दोहराई हैं, जगपति बाबू को अप्रैल 2023 में एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए चुना गया था। 19 आत्महत्या मामले में जमानत मिलने के बाद फरवरी 2024 में जगदीश प्रताप भंडारी फिर से कलाकारों में शामिल हो गए। 20
शुरुआत में तृप्ति डिमरी, जाह्नवी कपूर, दिशा पटानी और श्रद्धा कपूर सहित विभिन्न अभिनेत्रियों के बारे में अटकलें लगाई जा रही थीं, जिन्हें आइटम नंबर के लिए माना जा रहा था। 21, 22, 23। हालांकि ये अटकलें झूठी साबित हुईं क्योंकि बाद में श्रीलीला को अंतिम रूप दिया गया। 24, 25। फिल्माने प्रिंसिपल फोटोग्राफी 30 अक्टूबर 2022 को हैदराबाद में एक टेस्ट शूट के साथ शुरू हुई। 26, 27 जनवरी 2023 में विशाखापत्तनम में एक एक्शन सीक्वेंस शूट किया गया। 28 मार्च 2023 में कुछ दृश्य बेंगलोर में शूट किए गए। 29 अफवाहें फैली कि निर्देशक के असंतुष्ट होने के कारण फिल्म की शूटिंग रोक दी गई थी, लेकिन बाद में यह झूठी निकली क्योंकि कुछ दिनों बाद फिर से शूटिंग शुरू कर दी गई। 30-31 अप्रैल 2023 में ओडिशा के मलकानगिरी जिले में कुछ जंगल के दृश्यों की शूटिंग की गई। 32 जगपति बाबू को अप्रैल 2023 में कास्ट किया गया। 33 फहद फासिल मई 2023 में सेट पर शामिल हुए, जबकि रश्मिका जून 2023 में सेट पर शामिल हुई। 34-35 3 जून 2023 को फिल्म के क्रू कलाकारों को ले जा रही एक बस विजयवाड़ा हैदराबाद एक्सप्रेसवे के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 36 जुलाई 2023 में विशाखापत्तनम पोर्ट में 50 स्टंटमैन के साथ एक एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग की गई, जहां अल्लू अर्जुन एक क्रेन का उपयोग करके जमीन से लगभग 100 फीट ऊपर उल्टा लटक गए। 37 अगस्त 2023 40 दिसंबर 2023 में अल्लू अर्जुन के स्वास्थ्य के कारण फिल्मांकन स्थगित कर दिया गया था। 41 मार्च 2024 में विजाग और यागंती मंदिर में कुछ दृश्य फिल्माए गए। 42-43 बाद में बताया गया कि निर्माताओं ने गंगम्मा जत्रा प्रदर्शन और एक लड़ाई अनुक्रम के लिए 50 से 60 करोड़ खर्च किए हैं। 44-45 अप्रैल 2024 में हैदराबाद में एक बड़े पैमाने पर पानी के नीचे का दृश्य फिल्माया गया था। 46 मई 2024 में यह बताया गया कि फिल्म के कई अंत होंगे और गोपनीयता बनाए रखने के लिए निर्माताओं ने फिल्म सेट पर नो फोन नीति का विकल्प चुना। 47-48 जुलाई 2024 में यह बताया गया कि अल्लू अर्जुन और सुकुमार के बीच दरार और रचनात्मक मतभेदों के कारण फिल्म की शूटिंग में देरी हुई। 49-50 हालांकि बाद में वे झूठी अफवाहें साबित हुईं क्योंकि शूटिंग फिर से हैदराबाद में शुरू की गई थी। 51-52-53 1990 और 2000 के दशक के जापान और मलेशिया को दर्शाने वाले सेट रामोजी फिल्म सिटी में फिर से बनाए गए। हालांकि बैंकॉक, मलेशिया और जापान में लोकेशन पर शूटिंग करने की योजना थी, लेकिन बजट और समय की कमी के कारण ऐसा नहीं हो सका। 54 अगस्त 2024 में फिल्म का क्लाइमेक्स शूट किया गया। 55-56 श्रीलीला पर आधारित एक आइटम नंबर नवंबर 2024 में हैदराबाद में फिल्माया गया। 57-58 एक रोमांटिक गाने सहित फिल्म की पूरी शूटिंग नवंबर 2024 के अंत तक पूरी हो गई। 59-60-61 उनकी ज्यादातर फिल्मों में सुकुमार के नायक ग्रे शेड्स में दिखाए गए हैं। द हिंदू की वाई सुनीता चौधरी ने टिप्पणी की कि सुकुमार अपने नायक की पृष्ठभूमि और चरित्र में थोड़ा बदलाव लाने में आनंद लेते हैं और दर्शकों को उन्हें समझने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि वे वर्णन के दौरान गांठें खोलते हैं और अपने व्यवहार को उचित ठहराते हैं और हमें उनके लिए उत्साहित करते हैं। 30 CNN-IBN के कार्तिक केरामालू ने कुमारी 21F की अपनी समीक्षा में कहा कि सुकुमार के मुख्य पात्र मनोवैज्ञानिक रूप से अलग तरह से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी फिल्मों में कम से कम एक पात्र इस तरह से व्यवहार करता है जो दर्शकों और फिल्म में मौजूद अन्य पात्रों का मनोरंजन करेगा। 53 इस बारे में सुकुमार ने कहा, हम सभी में बहुत सारी भावनाएं होती हैं और हम अस्वीकृति के डर से उनमें से अधिकांश को दबा देते हैं। इसके बजाय हम मुस्कुराते हैं और इस दुनिया में आगे बढ़ जाते हैं। समस्याएं तब पैदा होती हैं जब हम ईर्ष्या, स्वार्थ जैसी सभी भावनाओं का आनंद नहीं ले पाते हैं और उन्हें व्यक्त नहीं करते हैं। कुछ हासिल करने के लिए एक प्रेरक शक्ति होनी चाहिए और वह ईर्ष्या हो सकती है जिसे आप नकारात्मक कहते हैं। 30 शॉर्ट फिल्म आई एम दैट चेंज को छोड़कर जिसका संगीत साई कार्तिक ने बनाया था। 54 सुकुमार ने अपने द्वारा निर्देशित सभी फिल्मों के साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड स्कोर की रचना के लिए देवी श्री प्रसाद को चुना। 55 सुकुमार ने सिनेमैटोग्राफर आर रत्नवेलु के साथ आर्या, जगदम, 56
एक नेनोक्कादिन 57 और रंगस्थलम के लिए काम किया। जब राजू ने सुकुमार से आर्या को आवंटित किए जाने वाले बजट के बारे में पूछा, तो सुकुमार ने कहा कि वह पहले रत्नवेलु को इसमें शामिल करना चाहते हैं। 58 मार्च 2012 में द हिंदू को दिए एक साक्षात्कार में रत्नवेलु ने कहा, सुकुमार की विशेषता यह है कि वह आपको हर समस्या को हल करने के लिए 5 अलग अलग तरीके दे सकते हैं। वह समस्या की जड़ तक पहुंच सकते हैं और इसे हल करने का सबसे अच्छा संभव तरीका निकाल सकते हैं। 59 सुकुमार के साथ अपनी दोस्ती के कारण न तो रत्नवेलु और न ही प्रसाद ने अपने पहले प्रोडक्शन वेंचर कुमारी 21F के लिए कोई पारिश्रमिक लिया। 60 उन्होंने बी राजशेखर, वेंकट प्रसाद, विजय सी चक्रवर्ती और मिरोस्लाव कुबा ब्रोजेक के साथ क्रमशः आर्य 2, 100% लव, नन्नाकू प्रेमथो और पुष्पा द राइट्स फिल्मों के लिए काम किया। 61 62 और बनी वासु ने किया था। 23 100% लव व्यावसायिक रूप से सफल रही। 24 ने 18 रुपये 11 पैसे करोड़ 25 का हिस्सा एकत्र किया और वार्षिक नंदी पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ होम व्यूइंग फीचर फिल्म का पुरस्कार प्राप्त किया। 26 सुकुमार ने 59वें फिल्मफेयर पुरस्कार दक्षिण में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक तेलुगु के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए एक और नामांकन अर्जित किया। 27 और प्रथम दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक तेलुगु के लिए नामांकन प्राप्त किया। 28 गहरे विषय 2014 वर्तमान। सुकुमार राइटिंग्स या एसडब्ल्यू सुकुमार की प्रोडक्शन कंपनी है। 63 64 65 सुकुमार राइटिंग्स का पहला उद्यम कुमारी 21F था, जिसमें सुकुमार के मानक तकनीशियन देवी श्री प्रसाद ने संगीत तैयार किया और आर रत्नवेलु छायांकन के निर्देशक थे। अशोक बनरेड्डी और थॉमस रेड्डी पीए मोशन पिक्चर्स के साथ सहनिर्माता के रूप में शामिल हुए। इसका सहनिर्माण विजय प्रसाद बनरेड्डी और थॉमस रेड्डी ने किया था। सुकुमार ने सहनिर्माता के रूप में अपनी पहली फीचर फिल्म कुमारी 21F के लिए कहानी और पटकथा प्रदान की, जिसका निर्देशन उनके सहायक पलंती सूर्य प्रताप ने किया था। उन्होंने रजौली में अपने कॉलेज के दिनों से प्रेरणा ली, जहां एक युवती कुछ युवकों के साथ पिकनिक पर गई थी। उस समय एक महिला के लिए यह एक बड़ा काम था। अफवाहें फैलाई गईं और महिला को एक ढीली चरित्र के रूप में लेबल किया गया, जो सुकुमार के दिमाग में रहा। 66 6 से 15 करोड़ के बजट पर निर्मित कुमारी 21F ने 38 रुपये करोड़ की कमाई की और साल की 12वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई। 69 टाइम्स ऑफ इंडिया के सिद्धार्थ राव ने कहा, ऐसी इंडस्ट्री में जहां एक संकटग्रस्त युवती को एक क्रोधित युवक द्वारा प्रपोज करके बचाया जाना आम बात है, यह एक ताजगी देने वाली बात है। लेखक सुकुमार को बधाई, जिन्होंने एक और अलग कहानी दी है, जिसमें ऐसे किरदार हैं जिन्हें किसी बॉक्स में नहीं रखा जा सकता। 70 फिल्मोग्राफी चाबी उन फिल्मों को दर्शाता है जो अभी तक रिलीज नहीं हुई हैं। फिल्म के वीएफएक्स मकुटा वीएफएक्स द्वारा प्रदान किए गए थे। आरसी कामलकन्नन ने दृश्य प्रभाव पर्यवेक्षक के रूप में काम किया। 62 रेसुल पुकुट्टी और विजय कुमार ने ध्वनि डिजाइनर के रूप में काम किया। 63 पिछले भाग की तरह श्रेयस तलपड़े और जीस जॉय ने एक बार फिर क्रमशः हिंदी और मलयालम संस्करणों में अल्लू अर्जुन के लिए डब किया। 64 65 मई 2024 में रूबेन और कार्तिका श्रीनिवास दोनों ने शेड्यूलिंग संघर्ष और रचनात्मक मतभेदों के कारण फिल्म से बाहर होने का विकल्प चुना, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें नवीन नूली द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जो नानाकू प्रेमथो 2016 और रंगस्थलम 2018 के बाद सुकुमार के साथ उनका तीसरा सहयोग था। 66 67 फिल्म का पहला भाग अक्टूबर 2024 तक संपादित किया गया था। 68 69 रश्मिका ने नवंबर 2024 तक अपने हिस्से की डबिंग पूरी कर ली। 70 फिल्म की अंतिम प्रति नवंबर 2024 के अंत तक तैयार हो गई थी और उसी महीने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) को सौंप दी गई थी। 71 28 नवंबर 2024 को फिल्म को सेंसर बोर्ड से यूए प्रमाण पत्र मिला, जिसमें कुछ शब्दों और अत्यधिक हिंसक दृश्यों को सेंसर किए जाने के बाद 200 मिनट का अंतिम रन टाइम था। 72 संगीत पुष्पा 2 नियम साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा देवी श्री प्रसाद।
जारी किया 2024। रिकॉर्डेड 202324। शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक। भाषा तेलुगु। लेबल टी सीरीज। निर्माता देवी श्री प्रसाद। देवी श्री प्रसाद कालक्रम। रत्नम। 2024 पुष्पा 2 द रूल। 2024 कंगुवा। 2024 पुष्पा 2 द रूल से एकल। पुष्पा पुष्पा। रिलीज 1 मई 2024। सुसेकी द कपल सॉन्ग। रिलीज 29 मई 2024। किसिक। रिलीज 24 नवंबर 2024। फीलिंग्स सॉन्ग। रिलीज 1 दिसंबर 2024। फिल्म में दिखाए गए फिल्म स्कोर और गाने देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित हैं, जिसके बोल चंद्रबोस द्वारा लिखे गए हैं। 73-74 फिल्म के संगीत अधिकार टी सीरीज ने 65 रुपए करोड़ में खरीदे। 75 पुष्पा पुष्पा शीर्षक वाला पहला एकल 1 मई 2024 को रिलीज किया गया था। 76 सुसेकी द कपल सॉन्ग शीर्षक वाला दूसरा एकल 29 मई 2024 को रिलीज किया गया था। 77 किसिक शीर्षक वाला तीसरा एकल 24 नवंबर 2024 को रिलीज किया गया था। 78 फीलिंग्स शीर्षक वाला चौथा एकल 1 दिसंबर 2024 को रिलीज होगा। 79 सभी गीत चंद्रबोस द्वारा लिखे गए हैं। ट्रैक लिस्टिंग नहीं। शीर्षक गायक लंबाई 1 पुष्पा पुष्पा नकाश अजीज दीपक ब्लू 4:16 2 सुसेकी द कपल सॉन्ग श्रेया घोषाल 4:20 3 किसिक सुब्लाशिनी 4:08 4 फीलिंग्स सॉन्ग शंकरर बाबू कंदुकूरी लक्ष्मी दासा टीबीए। विपणन। फर्स्ट लुक पोस्टर के साथ साथ एक घोषणा झलक वीडियो 8 अप्रैल 2023 को जारी किया गया था, जो अल्लू अर्जुन के 41वें जन्मदिन के साथ मेल खाता था। 80 फिल्म का टीजर 1 साल बाद 8 अप्रैल 2024 को जारी किया गया था, जो अर्जुन के 42वें जन्मदिन के साथ मेल खाता था। 81-82 24 अक्टूबर 2024 को हैदराबाद में एक भव्य प्रेस मीट आयोजित की गई, जहां फिल्म की नई रिलीज की तारीख का खुलासा किया गया। 83-84 फिल्म के लिए प्रचार गतिविधियां पटना, कोलकाता, चेन्नई, कोच्चि, बेंगलुरु, मुंबई और हैदराबाद में होने वाली है। 85-86 फिल्म का ट्रेलर 17 नवंबर 2024 को पटना के गांधी मैदान में एक बड़े कार्यक्रम में जारी किया गया। 87-88 24 नवंबर 2024 को चेन्नई में श्री साई राम इंजीनियरिंग कॉलेज के लियो मुथु इंडोर स्टेडियम में एक प्री रिलीज कार्यक्रम आयोजित किया गया था। 8-9 27 नवंबर 2024 को कोच्चि में ग्रैंड हयात के लीवा हॉल में एक और प्री रिलीज कार्यक्रम आयोजित किया गया था। 90 29 नवंबर 2024 को मुंबई में जेड ब्लू मैरियट सहार में एक प्रेस मीट आयोजित की गई थी। 91 2 दिसंबर 2024 को हैदराबाद में यूसुफगुड़ा के पुलिस मैदान में एक और प्री रिलीज कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 92 मुक्त करना थिएट्रिकल यह फिल्म 5 दिसंबर 2024 को स्टैंडर्ड 3D, IMAX, 4DX, D-बॉक्स और ICE फॉर्मेट में रिलीज होने वाली है। 93-94 मूल तेलुगु भाषा के अलावा इसे हिंदी, तमिल, कन्नड़, बंगाली और मलयालम भाषाओं में भी डब करके रिलीज किया जाएगा। 95 फिल्म को मूल रूप से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त 2024 को रिलीज करने की घोषणा की गई थी। 96-97 हालांकि अधूरी शूटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन के काम के कारण इसे 6 दिसंबर 2024 तक के लिए धकेल दिया गया। 98-99 पहले इसे एक दिन आगे बढ़ाकर 5 दिसंबर 2024 कर दिया गया। 100-101 यह बंगाली भाषा में रिलीज होने वाली पहली अखिल भारतीय फिल्म है। 102-103 स्क्रीनिंग बताया जा रहा है कि यह फिल्म दुनिया भर में 12,000 से अधिक स्क्रीन पर रिलीज होगी। 104 वितरण उत्तर भारत के वितरण अधिकार अनिल थड़ानी की एए फिल्म्स ने 200 रुपए करोड़ में हासिल किए। 105 उत्तरी अमेरिका के वितरण अधिकार प्रत्यंगिरा सिनेमा और एए क्रिएशंस ने हासिल किए। 106
केरल और कर्नाटक के वितरण अधिकार क्रमशः ई4 एंटरटेनमेंट और एन सिनेमा ने हासिल किए। 107, 108 ईजीएस एंटरटेनमेंट ने तमिलनाडु के वितरण अधिकार हासिल किए। 109 फोरम फिल्म्स फिल्म को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में वितरित करेगी। 110 जबकि एएफ फिल्म्स यूके लिमिटेड फिल्म को यूनाइटेड किंगडम में वितरित करेगी। 111 और फ्राइडे एंटरटेनमेंट फ्रांस में वितरित करेगा। 112 तेलंगाना भर में सिंगल स्क्रीन थिएटरों में टिकट की कीमत में लगभग 354 रुपये और मल्टीप्लेक्स थिएटरों में 531 रुपये की बढ़ोतरी होने का अनुमान लगाया गया था। 113 4 दिसंबर को विशेष शो के लिए तेलंगाना भर में कीमत में 800 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। 114 रिलीज से पहले का कारोबार। फिल्म ने भारत में सबसे अधिक प्री रिलीज व्यवसाय का रिकॉर्ड बनाया, जिसमें संयुक्त रूप से नाट्य और गैरनाट्य व्यवसाय 1085 रुपये करोड़ था। 115 अपनी रिलीज से पहले फिल्म ने अपने नाट्य अधिकारों से लगभग 640 रुपये करोड़ $77 मिलियन का व्यवसाय किया। 116 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वितरण अधिकार 220 रुपये करोड़ $26 मिलियन में बेचे गए। 117 हिंदी डब वितरण अधिकार 200 रुपये करोड़ $24 मिलियन में बेचे गए। 118 फिल्म ने तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के सिनेमाघरों में वितरण से 100 करोड़ $12 मिलियन का संयुक्त सौदा किया। 119 विदेशी वितरण अधिकार 140 रुपये करोड़ $17 मिलियन में बेचे गए। 120 इसने डिजिटल, सैटेलाइट और संगीत अधिकारों सहित गैरनाट्य अधिकारों से 425 करोड़ $51 मिलियन कमाए। 121 होम मीडिया। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार स्टार मा द्वारा अधिग्रहित किए गए। 122 फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा 275 रुपये करोड़ में अधिग्रहित किए गए। 123, 124, 125 संदर्भ। 100% लव पूरा करने के बाद सुकुमार ने एक नेनुक्कादीन पर काम करना शुरू किया, जो महेश बाबू को नायक के रूप में ध्यान में रखते हुए एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर था, क्योंकि उन्हें लगा कि महेश के लुक के मामले में सार्वभौमिक अपील है। एक बस चालक द्वारा एक युवा लड़के के बारे में बात करने की घटना जो दावा करती है कि उसके माता पिता की उस बस में हत्या कर दी गई थी, को कहानी के आधार के रूप में लिया गया था। 29 उन्होंने फिल्म की पटकथा पर 2 महीने तक काम किया। 30 और इसे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट माना। 31 एक नेनुक्कादीन 10 जनवरी 2014 को वैश्विक स्तर पर रिलीज हुई और इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली। 32 33 जबकि डेक्कन क्रॉनिकल के सुरेश कविरायनी ने कहा कि सुकुमार अपना काम पूरा करने में विफल रहे और कहानी सामान्य है। 34 द हिंदू की संगीता देवी डंडू ने कहा, ऐसी फिल्में देखने की आदत है जो एक महान आधार के साथ शुरू होती हैं और फिर जबरदस्ती की गई कॉमिक स्थितियों के व्यावसायिक जाल में फंस जाती हैं। यह राहत की बात है जब सुकुमार ने मनोवैज्ञानिक थ्रिलर को सूक्ष्म बुद्धि के साथ पेश किया, जो कभी भी कथानक से ध्यान नहीं हटाता। 35 मिश्रित समीक्षाओं के बाद एक नेनुक्कादीन ने 60 से 70 करोड़ के बजट पर दुनिया भर में लगभग 28.90 करोड़ का हिस्सा एकत्र किया। इस प्रकार यह एक व्यावसायिक विफलता बन गई। 36 इन वर्षों में एक नेनुक्कादीन एक प्रमुख पंथ फिल्म बन गई। 2014 में उन्होंने अल्लू अर्जुन द्वारा निर्मित और अभिनीत 2.5 मिनट की लघु फिल्म आई एम दैट चेंज लिखी और निर्देशित की। 37 अपनी रिलीज के बाद लघु फिल्म को ऑनलाइन वायरल प्रतिक्रिया मिली और इसकी अवधारणा और निष्पादन के लिए मशहूर हस्तियों सहित कई लोगों द्वारा इसकी सराहना की गई। 38 अपने पिता तिरुपति नायडू के निधन के बाद सुकुमार ने एन.टी. रामाराव जूनियर और रकुल प्रीत सिंह को मुख्य भूमिकाओं में अभिनीत नन्नकू प्रेमथो का निर्देशन करने का फैसला किया। नन्नकू प्रेमथो, जो एक अभिनेता के रूप में रामाराव जूनियर की 25वीं फिल्म थी, पिता के जीवन के अंतिम 30 दिनों में एक पिता और उसके बेटे के बीच भावनात्मक रिश्ते से निपटी। 39 13 जनवरी 2016 को रिलीज हुई नन्नकू प्रेमथो को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। 40 द टाइम्स ऑफ इंडिया की प्रणीता जोनालागेडा ने कहा कि दर्शकों को हर बार उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं जब सुकुमार अपने भीतर की आवाज को सुनने का फैसला करते हैं और हमें कुछ दिलचस्प ढंग से कल्पित क्रम देते हैं, और जब भी वह तेलुगु सिनेमा के पूर्वापेक्षित जनादेश के आगे झुकते हैं तो उतार आते हैं।
41, 43 रामचरण के साथ उनकी 2018 की पीरियड एक्शन फिल्म रंगस्थलम को रामचरण के प्रदर्शन और सुकुमार के निर्देशन और पटकथा के लिए विशेष प्रशंसा के साथ सकारात्मक समीक्षा मिली। 44 रंगस्थलम अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई। 45 रंगस्थलम की सफलता के बाद सुकुमार ने अल्लू अर्जुन और रश्मिका अभिनीत पीरियड एक्शन ड्रामा पुष्पा द राइज 2021 पर काम करना शुरू कर दिया। 170 से 200 करोड़ के बीच के बजट में इसे एक अखिल भारतीय फिल्म के रूप में रिलीज किया गया था और हालांकि इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, फिल्म को दर्शकों ने खूब सराहा और तेलुगु, हिंदी और तमिल भाषाओं में इसे अद्भुत व्यावसायिक स्वागत मिला, जिसने अपने नाट्य प्रदर्शन के अंत तक कुल 373 रुपये करोड़ की कमाई की। 46 पुष्पा द राइज की सफलता के बाद सुकुमार ने घोषणा की कि सीक्वल पुष्पा 2 द रूल का निर्माण 2022 की गर्मियों से शुरू होगा। फिल्म 5 दिसंबर 2024 को रिलीज होने वाली है। 47 व्यक्तिगत जीवन सुकुमार की मुलाकात हैदराबाद के आरटीसी एक्स रोड्स के सुदर्शन थिएटर में आर्या की स्क्रीनिंग के दौरान थबिता हमसिनी से हुई। 48 4 साल की प्रेमालाप के बाद उन्होंने 2009 में अपने माता पिता और बहन की उपस्थिति में विवाह कर लिया। 7 थबिता के माता पिता ने शुरू में सुकुमार के फिल्म निर्देशक होने के कारण उनके रिश्ते का विरोध किया, हालांकि बाद में उन्होंने उनके गठबंधन को स्वीकार कर लिया। 7 दंपति की एक बेटी और एक बेटा है, जिनका नाम क्रमशः सुकृति और सुक्रांत है। 48 शिल्प, शैली और तकनीकी सहयोग एक लेखक के रूप में सुकुमार गुडिपति वेंकटचलम, यंदामुरी वीरेंद्रनाथ और यद्दनपुड़ी सुलोचना रानी के कार्यों से प्रभावित हैं। डेक्कन क्रॉनिकल के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने खुलासा किया कि उनकी फिल्मों के प्रत्येक रोमांटिक दृश्य वीरेंद्रनाथ या सुलोचना रानी के लेखन से प्रेरित हैं। 7 सुकुमार ने उल्लेख किया कि मार्टिन स्कॉर्सेसे का उन पर बहुत प्रभाव रहा है। 49 वह अपनी अधिकांश फिल्मों के लिए गैररेखीय पटकथा का उपयोग करते हैं और उनकी अधिकांश फिल्मों के कुछ दृश्यों में बेहतरीन विवरणों का रहस्योद्घाटन और बार बार एक दृश्य का पुनरीक्षण शामिल होता है। 50 उनकी पटकथाएं अधिकतर जटिल और बहुस्तरीय होती हैं, जिससे उन्हें एक बुद्धिमान पटकथा लेखक होने की प्रतिष्ठा मिली। जनवरी 2014 में द टाइम्स ऑफ इंडिया के एक साक्षात्कार में सुकुमार ने कहा कि भावनाएं उनकी फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 51 सेट पर दृश्यों में सुधार करने और पहले से फिल्माए गए हिस्सों में बदलाव करने के कारण उनकी फिल्मों को अपने उत्पादन चरणों को पूरा करने में लंबा समय लगा। 52 बंदरेड्डी सुकुमार, जन्म 11 जनवरी 1970, एक भारतीय फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्माता और पटकथा लेखक हैं जो तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। उन्हें उनकी जटिल और बहुस्तरीय पटकथाओं और उनके नायकों के चरित्र चित्रण में ग्रे शेड्स डालने के लिए जाना जाता है। वह भारतीय सिनेमा में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले निर्देशकों में से एक हैं। 3 सुकुमार ने निर्देशक के रूप में फिल्मों में करियर बनाने से पहले लगभग 7 साल तक काकीनाडा के एक जूनियर कॉलेज में गणित और भौतिकी के व्याख्याता के रूप में काम किया। उन्होंने एक लेखक के रूप में काम करना शुरू किया और वी विनायक को दिल 2003 में सहायता करने से पहले संपादक मोहन के साथ काम किया। उन्होंने 2004 में आर्या के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की, जिसकी सफलता ने उन्हें स्टारडम तक पहुंचाया। उन्होंने आर्या में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक तेलुगु और सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखक के लिए नंदी पुरस्कार जीता। सुकुमार की अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में आर्य 2, 2009, 100% लव, 2011, 1, नेनोक्कडाइन, 2014, नन्नाकू प्रेमथो, 2016, रंगस्थलम, 2018 और पुष्पा द राइज 2021 शामिल हैं। रंगस्थलम उस समय बाहुबली फिल्मों के बाद तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म थी। 4 पुष्पा द राइज 2021 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है और अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में शुमार है। सुकुमार ने सुकुमार राइटिंग्स के बैनर तले कुमारी 21F 2015, उप्पेना 2021, विरूपाक्ष 2023 जैसी फिल्में भी बनाई हैं। 2014 में उन्हें तेलुगु सिनेमा में उनके योगदान के लिए केवी रेड्डी मेमोरियल पुरस्कार मिला। प्रारंभिक जीवन और परिवार सुकुमार का जन्म 11 जनवरी 1970 को 1, 2,
आंध्र प्रदेश के तत्कालीन पूर्वी गोदावरी जिले, वर्तमान कोनसीमा जिला, में मलिकीपुरम के पास एक गांव मट्टापुरम में एक तेलुगु परिवार में हुआ था। 5. उनके पिता तिरुपति राव नायडू एक चावल व्यापारी थे और उनकी मां वीरा वेनी एक गृहिणी थी। सुकुमार नायडू और वेनी के 6 बच्चों में सबसे छोटे थे। 6 साल की उम्र में अपने पसंदीदा मुर्गे के वध के बाद सुकुमार ने लंबे समय तक शाकाहार का अभ्यास किया। 5. उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा जिला परिषद हाई स्कूल, रजोले से की और गणित में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की। 6. बाद में उन्होंने आदित्य जूनियर कॉलेज, काकीनाडा में गणित और भौतिकी के व्याख्याता के रूप में काम किया। 7. लगभग 7 वर्षों के बाद 8-9 सुकुमार और उनके कनिष्ठ प्रकाश टोलेटी ने कुछ रचनात्मक करने का फैसला किया क्योंकि उनका मानना था कि एक व्याख्याता के रूप में उनका जीवन बहुत सांसारिक हो गया है। 10. आजीविका। सुकुमार और टोलेटी ने तेलुगु सिनेमा में लेखक के रूप में अपना करियर शुरू किया और कुछ फिल्मों के लिए लेखक के रूप में काम किया। जयंत सी परंजी की बावगारू बागुन्नारा। 1998 के लिए 3 दृश्य लिखने के बाद उन्हें छात्रों की भर्ती में मदद करने के लिए कॉलेज द्वारा बुलाया गया। वे नैतिक आधार पर फिल्म से बाहर चले गए। 10. कमाई की कमी के कारण सुकुमार ने कुछ समय के लिए छात्रों को पढ़ाना जारी रखा, पैसा कमाया और फिल्म उद्योग में वापस लौट आए। 7. उन्होंने मनसिची चूडू 1998 के लिए सहायक निर्देशक के रूप में काम किया। 11. बाद में सुकुमार ने क्षेमगा वेल्ली लाभमगा रंडी 2000 और हनुमान जंक्शन 2001 के लिए संपादक मोहन की सहायता की। निर्देशन में पदार्पण करने से पहले सुकुमार ने सहायक निर्देशक के रूप में दिल 2003। शुरुआत और सफलता 2004 से 2011। सुकुमार ने विनायक की दिल के सेट पर शामिल होने से पहले विशाखापत्तनम में अपने निर्देशन की पहली फिल्म आर्या 2004 की पटकथा पर काम करना शुरू किया। इसके निर्माता दिल राजू ने आश्वासन दिया कि अगर दिल व्यावसायिक रूप से सफल होती है तो वह फिल्म का निर्माण करेंगे। 12. सुकुमार ने एक लड़के की कहानी सुनाने का फैसला किया जो शुरुआत में ही एक लड़की से अपने प्यार का इजहार करता है। डर 1993, कभी हाँ कभी ना 1994 और काथल कोंडेन 2003 जैसी फिल्मों के विपरीत, जहां नायक का महिला प्रधान के लिए प्यार बटा जुनून अंत में प्रकट होता है क्योंकि उन्हें वह विचार अप्रचलित लगा। 9. राजू सुकुमार की पटकथा से प्रभावित थे और रवि तेजा, नितिन और प्रभास पर विचार करने के बाद अल्लू अर्जुन को इसके नायक के रूप में चुना गया था। 13. आर रत्नवेलु और देवी श्री प्रसाद को क्रमशः फिल्म के फोटोग्राफी निर्देशक और संगीत निर्देशक के रूप में चुना गया। उन्होंने दोनों ने सुकुमार के साथ उनके कई भावी प्रोजेक्ट में सहयोग किया। आर्या व्यावसायिक रूप से सफल रही। 4 रुपए करोड़ के बजट पर 16 रुपए करोड़ का हिस्सा और 30 रुपए करोड़ की बॉक्स ऑफिस सकल कमाई 14 की। 13. आर्या की सफलता ने सुकुमार को रातों रात स्टारडम में पहुंचा दिया। 9. उन्होंने 52वें फिल्म फेयर पुरस्कार दक्षिण समारोह में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक तेलुगु के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार 15 और वार्षिक नंदी पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखक का पुरस्कार अर्जित किया। 16. इसके बाद सुकुमार ने जगदम 2007 की पटकथा पर काम करना शुरू किया जो राम पोथिनेनी और ईशा साहनी अभिनीत एक अपराध फिल्म थी। आर्या के विपरीत जगदम ने हिंसा पर अधिक ध्यान केंद्रित किया और साउथ स्कोप के साथ एक साक्षात्कार में सुकुमार ने फिल्म को बहादुरी का कार्य कहा और कहा कि उन्होंने दर्शकों की प्रतिक्रिया के बारे में सोचे बिना इसे एक मासूम जुनून के साथ बनाया। 9. जगदम को मिश्रित समीक्षाएं मिली। 9. सिफी ने फिल्म को इतनी अधिक कथानक से प्रेरित फिल्म नहीं कहा, हालांकि इसके तकनीकी दल के काम की प्रशंसा की। 17. जबकि रेडिफ ने इसे अच्छा प्रयास कहा। 18. मिश्रित समीक्षाओं के बाद जगदम बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। इसके बाद उन्होंने आर्या 2 2009 लिखी और निर्देशित की, जिसे उनकी पहली फिल्म आर्या के नामचीन सीक्वल के रूप में प्रचारित किया गया था। इसमें अल्लू अर्जुन, काजल अग्रवाल और नवदीप मुख्य भूमिकाओं में थे और इसने आर्या की कहानी सुनाई जो एक मानसिक रूप से विक्षिप्त अनाथ है जिसका अपने दोस्त अजय और उसकी सहयोगी गीता के लिए प्यार कभी भी पारस्परिक नहीं होता है। 19. फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली। हालांकि आर्या 2 साल की कुछ सफल तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई। 20. और इसकी शैली और संगीत के लिए प्रशंसा की गई। 9.
सुकुमार को 57वें फिल्मफेयर पुरस्कार दक्षिण समारोह में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक तेलुगु के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकन मिला 21, लेकिन मगधीरा के लिए एस राजामौली से हार गए। 22, राजामौली ने कहा। 2 साल के अंतराल के बाद सुकुमार की अगली निर्देशित फिल्म 100% लव 2011 रिलीज हुई। सुकुमार ने 15 साल पहले फिल्म की अवधारणा की कल्पना की थी, जो जोड़ों के सामने आने वाले साधारण संघर्षों और उन्हें हल करने के तरीके से निपटती थी, और कॉलेजों में छात्रों के तकनीकी और व्यवहारिक विकास के आधार पर बदलाव किए। 9, 100% लव में नागा चैतन्य और तमन्ना मुख्य भूमिकाओं में थे और इसका निर्माण अल्लू अरविंद। अल्लू अर्जुन ने अगली बार सुकुमार की एक्शन कॉमेडी आर्या 2 में अभिनय किया। रोमांटिक एक्शन फिल्म आर्या 2004 की आध्यात्मिक सीक्वल, उन्होंने आर्या की भूमिका निभाई, एक अनाथ जो व्यवहारिक रूप से बीमार है। वह अपने दोस्त अजय नवदीप के लिए अधिकार की भावना से ग्रस्त है, जो उसे कभी स्वीकार नहीं करता है। फिल्म प्रेम घृणा संबंधों और प्रेम त्रिकोण की जटिलताओं के इर्द गिर्द घूमती है। 43, फिल्म में उनके किरदार में ग्रे शेड्स थे। 44, सिफी ने लिखा कि अल्लू अर्जुन प्यार की शक्तिशाली धारा में फंसे लड़के के रूप में ऊर्जा से भरे हुए हैं। हालांकि वह नकारात्मक रंगों के साथ भूमिका निभाते हैं, लेकिन उनका चरित्र चित्रण दर्शकों से बहुत सहानुभूति पैदा कर सकता है। उनके नृत्य मन को उड़ाने वाले हैं और वे भावनात्मक दृश्यों में उत्कृष्ट हैं। 45, 2010 में उनकी 2 फिल्में रिलीज हुईं। पहली थी गुनाशेखर की वरुडू, जिसमें उन्होंने आर्य और भानुश्री मेहरा के साथ अभिनय किया। 47, फिल्म को आलोचकों से मिली-जुली समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई। 48, 49 वर्ष की उनकी दूसरी रिलीज अत्यधिक प्रशंसित हाइपरलिंक एंथोलॉजी फिल्म वेदम थी। यह भारत में उनकी पहली एरेटेड फिल्म थी और कहानी मुंबई के ताज महल पैलेस होटल में 26/11 के मुंबई धमाकों से प्रेरित है। 50, उन्होंने आनंद केबल राजू की भूमिका निभाई, जो जुबली हिल्स हैदराबाद झुग्गी से आने वाला एक केबल ऑपरेटर था। फिल्म में अनुष्का शेट्टी, मंचू मनोज और मनोज बाजपेयी भी अन्य प्रमुख भूमिकाओं में हैं। 51, उनके प्रदर्शन को फिल्म समीक्षकों से सराहना मिली। 52, टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे शानदार कहा। 53, और idlebrain.com ने इसे उनके करियर में सर्वश्रेष्ठ कहा। 54, एक आलोचक ने यह भी टिप्पणी की कि वह एक अच्छे डांसर हैं और अपनी भूमिका के साथ न्याय करते हैं। 55, एक अन्य आलोचक ने लिखा कि अल्लू अर्जुन दूल्हे के रूप में उत्कृष्ट हैं, जो अपनी दुल्हन को वापस पाने के लिए सब कुछ कर जाता है। दूसरे भाग में उनके सामूहिक संवाद अच्छे हैं। 56, उन्होंने फिल्म में प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए अपना दूसरा फिल्मफेयर पुरस्कार प्राप्त किया। आगे की सफलता 2011 से 2013। इसके बाद वे वीवी विनायक की एक्शन फिल्म बद्रीनाथ 2011 में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने बद्री की भूमिका निभाई, जो एक आधुनिक भारतीय समुराई है जिसे उसके गुरु प्रकाश राज द्वारा बद्रीनाथ मंदिर की रक्षा करने का काम सौंपा जाता है, जिसके प्रति वह बहुत वफादार है। 57, अल्लू अर्जुन ने वियतनाम में गहन मार्शल आर्ट और तलवारबाजी का प्रशिक्षण लिया। 58, 59 और तमन्ना के साथ उनकी पहली जोड़ी थी। 60, उन्होंने फिल्म में एक योद्धा के रूप में अपने लुक के लिए अपने बाल बढ़ाए थे। उद्धरण वांछित ग्राफिक एक्शन हिंसा के कारण यह वेदम 2010 के बाद भारत में उनकी दूसरी एरेटेड फिल्म थी। 61, फिल्म ने 187 सिनेमाघरों में 50 दिन का प्रदर्शन पूरा किया। 62, उनके प्रदर्शन और चरित्र को मिश्रित समीक्षा मिली। 63, 64, टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आलोचक ने लिखा कि अर्जुन के पास भावनाओं को व्यक्त करने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उन्हें ज्यादातर एक्शन दृश्यों और गाने के दृश्यों में धकेल दिया गया है। 65, बद्रीनाथ के बाद उन्होंने 2011 में त्रिविक्रम श्रीनिवास की एक्शन कॉमेडी फिल्म जुलाई साइन की। 66, यह 2012 में रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने रवींद्र नारायण की भूमिका निभाई, जो एक सड़क चतुर लेकिन बिगड़ैल बच्चा था, जिसका जीवन एक बड़ी बैंक डकैती का गवाह बनने के बाद एक कठोर मोड़ लेता है। एक आलोचक ने लिखा कि अल्लू अर्जुन ने प्यारे बदमाश के रूप में एक आत्मविश्वास से भरा प्रदर्शन किया है। यह एक ऐसी भूमिका है जो उनके लिए बिल्कुल सही है और वह इसे एक विशिष्ट ढंग से निभाते हैं। वह विशेष रूप से अपने नृत्य से स्क्रीन पर रौनक लाते हैं
और कुछ बहुत ही चुनौतीपूर्ण डांस मूव्स करते हैं। 67 एनडीटीवी की रिया चक्रवर्ती ने अपनी समीक्षा में कहा कि अर्जुन ने एक उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। 68 अगले वर्ष उन्होंने पुरी जगन्नाथ की एक्शन थ्रिलर इद्दारा मिलाथो में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने अमाला पॉल और कैथरीन ट्रेसा के साथ एक अंधेरे अतीत वाले गिटार वादक संजू रेड्डी की भूमिका निभाई। द हिंदू की संगीता देवी डंडू ने फिल्म के विभिन्न गानों में एक्शन दृश्यों और डांस मूव्स में उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की और कहा, अल्लू अर्जुन नृत्य और स्टंट एपिसोड में अपने लाभ के लिए अपनी चपलता का उपयोग करते हैं। 69 एक अन्य आलोचक ने लिखा कि स्टाइलिश स्टार के अपने टैग के अनुरूप अल्लू अर्जुन पहले से कहीं ज्यादा ट्रेंडी दिखते हैं। एक गिटार वादक का उनका किरदार, जो बार्सिलोना में एक सड़क कलाकार है, अपने सबसे स्केच में था और उनकी पिछली फिल्मों से पूरी तरह से अलग दिखता है। वह एक बार फिर साबित करते हैं कि वह एक अच्छे अभिनेता हैं। व्यावसायिक सफलता 2014 से 2020। 2014 में वे काजल अग्रवाल के साथ वामसी पेडिपल्ली की एक्शन थ्रिलर फिल्म येवडू में एक कैमियो भूमिका में दिखाई दिए। 72-73 द हिंदू की वाई सुनीता चौधरी ने अपनी समीक्षा में लिखा है कि अल्लू अर्जुन दिखाते हैं कि एक अभिनेता एक छोटी भूमिका में भी क्या कर सकता है। कुछ ही मिनटों में वह अपने अनुभव को समेट लेता है, चरित्र को आंतरिक करता है और अपनी पहचान खो देने के बावजूद प्रभावशाली तरीके से बाहर निकलता है। 74 उनकी अगली फिल्म सुरेंद्र रेड्डी की रेस गुर्रम थी, जिसमें उन्होंने अल्लू लक्ष्मण लकी प्रसाद नामक एक लापरवाह व्यक्ति की भूमिका निभाई थी। 75 वे मई 2013 में फिल्म के निर्माण में शामिल हुए। 76 फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और यह अल्लू की पहली 100 रुपये करोड़ की कमाई करने वाली फिल्म थी। 77 डेक्कन क्रॉनिकल को लिखते हुए सुरेश कविरायनी ने महसूस किया कि अल्लू अर्जुन अपने ऊर्जावान प्रदर्शन से शो को चुरा लेते हैं और उन्होंने फिल्म में उनके नृत्य कौशल की भी प्रशंसा की। 78 रंजनी राजेंद्र ने भी उनके डांस मूव्स, कॉमिक अभिनय और एक्शन दृश्यों में प्रदर्शन की प्रशंसा की, लेकिन उन्हें लगा कि कहानी पूर्वानुमेय और रूटीन है। 79 अपने प्रदर्शन के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए अपना तीसरा फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। 80 और जुलाई के बाद दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए सीमा पुरस्कार के लिए नामांकित हुए। अल्लू अर्जुन ने एक लघु फिल्म आई एम दैट चेंज का निर्माण और अभिनय किया, जो अगस्त 2014 में रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्देशन सुकुमार ने किया था। 81 व्यक्तिगत सामाजिक जिम्मेदारी पर जागरूकता फैलाने के लिए। अपनी रिलीज के बाद लघु फिल्म को ऑनलाइन वायरल प्रतिक्रिया मिली। अल्लू अर्जुन जन्म 8 अप्रैल 1982 एक भारतीय अभिनेता हैं जो तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। भारतीय सिनेमा में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक अल्लू अर्जुन को 2014 से फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 सूची में शामिल किया गया है। 2 वह एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 6 फिल्मफेयर पुरस्कार और 3 नंदी पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता हैं। 3 उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे बेहतरीन नर्तकों में से एक माना जाता है। 4 उन्हें लोकप्रिय रूप से स्टाइलिश स्टार और आइकॉन स्टार के रूप में जाना जाता है। 5 अल्लू अर्जुन ने 2003 में गंगोत्री से अपनी शुरुआत की। वे सुकुमार की कल्ट क्लासिक आर्या 2004 में अभिनय करके प्रमुखता में आए, जिसके लिए उन्हें नंदी स्पेशल जूरी पुरस्कार मिला। 6 उन्होंने एक्शन फिल्म बनी 2005 और देसमुदुरु 2007 से अपनी प्रतिष्ठा मजबूत की। 2008 में उन्होंने रोमांटिक ड्रामा परुगु में अभिनय किया, जिसके लिए उन्होंने अपना पहला फिल्मफेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु जीता। 7 अल्लू अर्जुन ने आर्या 2 2009, वेदम 2010, जुलाई 2012, रेस गुर्रम 2014, एस.ओ. सत्यमूर्ति 2015, रुद्रमादेवी 2015, सरेनोडू 2016, डीजे दुव्वादा जगन्नाथम 2017, अला वैकुंठपुरमुलु 2020 और पुष्पा द राइज 2021 जैसी उल्लेखनीय फिल्मों में अभिनय किया। वेदम में एक निम्न वर्ग के केबल ऑपरेटर के रूप में और रेस गुर्रम में एक लापरवाह सड़क के चतुर व्यक्ति के रूप में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए 2 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते। उन्होंने रुद्रमादेवी में राजकुमार गोना गन्ना रेड्डी की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता। पुष्पा
द राइज इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए चौथा फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। अल्लू अर्जुन कई ब्रांडों और उत्पादों का समर्थन करते हैं और प्रो कबड्डी लीग 8 और स्ट्रीमिंग सेवा आहा के लिए एक सेलिब्रिटी ब्रांड एम्बेसडर हैं। 9-10 प्रारंभिक जीवन। अल्लू अर्जुन का जन्म 8 अप्रैल 1982 को मद्रास, वर्तमान चेन्नई में फिल्म निर्माता अल्लू अरविंद और निर्मला के घर एक तेलुगु परिवार में हुआ था। उनके दादा जाने माने फिल्म कॉमेडियन अल्लू रामलिंगैया थे, जिन्होंने 1000 से अधिक फिल्मों में काम किया। 14-15 उनका मूल स्थान आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के पलाकोल्लू है। 16 1990 के दशक में अपने परिवार के हैदराबाद चले जाने से पहले अल्लू अर्जुन चेन्नई में पले बढ़े थे। 17-18 अर्जुन ने चेन्नई के सेंट पैट्रिक स्कूल में पढ़ाई की और हैदराबाद के MSR कॉलेज से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बैचलर की डिग्री हासिल की। 19 वह 3 बच्चों में से दूसरे हैं। उनके बड़े भाई वेंकटेश एक व्यवसायी हैं, जबकि उनके छोटे भाई शिरीष भी एक अभिनेता हैं। उनकी पैतृक चाची सुरेखा कोनिडेला हैं, जो अभिनेता चिरंजीवी की पत्नी हैं। 20 वह अभिनेता रामचरण के चचेरे भाई हैं। 21 आजीविका। कैरियर की शुरुआत और सफलता 1985 से 1986, 2001 से 2007। विजेता 1985 में एक बाल कलाकार और डैडी, 2001 में एक नर्तक की भूमिका निभाने के बाद उन्होंने गंगोत्री में अपनी वयस्क शुरुआत की। 22 फिल्म का निर्देशन के राघवेंद्र राव ने किया था और उनके पिता अल्लू अरविंद ने सी अश्विनी दत्त के साथ मिलकर इसका निर्माण किया था। 23 उनके अभिनय प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए आइडल ब्रेन के जीवी ने फिल्म में उनके लुक की आलोचना की और कहा कि अर्जुन को ऐसी भूमिकाएं चुननी चाहिए जो उनकी ताकत को बढ़ाएं और उनकी कमजोरियों को कम करें। 24 इसके बाद वे सुकुमार की आर्या में दिखाई दिए। 25 उन्होंने इसी नाम की मुख्य भूमिका निभाई है, एक मिलनसार और आजाद ख्याल लड़का जो गीता अनु मेहता से प्यार करने लगता है। 26 यह फिल्म उनकी सफलता साबित हुई, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए पहला नामांकन दिलाया और नंदी स्पेशल जूरी पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक के लिए सिनेमा पुरस्कार जीता। 27 यह फिल्म आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही। 28 जिसने 30 रुपये करोड़ से अधिक की कमाई की। 29 जिसका उत्पादन बजट 4 रुपये करोड़ था। 30 2006 में फिल्म को डब किया गया और केरल में मलयालम में रिलीज किया गया। फिल्म की सफलता के कारण उन्हें पूरे क्षेत्र और मलयाली लोगों से बड़ी प्रशंसा मिली। 31 इसके बाद उन्होंने वीवी विनायक की बनी में कॉलेज के छात्र की मुख्य भूमिका निभाई। 32 बॉक्स ऑफिस पर सफल होने के कारण आलोचकों ने उनके प्रयासों, तौर तरीकों और नृत्य की प्रशंसा की। 33 34 उनकी अगली फिल्म एक करुणाकरण की संगीतमय प्रेम कहानी हैप्पी थी। 35 36 फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खासकर विदेशी बाजारों में अच्छा प्रदर्शन किया। 37 एक आलोचक ने उनके नृत्य कौशल और प्रदर्शन की सराहना की, लेकिन महसूस किया कि उनका चरित्र एक विशिष्ट खुशमिजाज व्यक्ति का है। 38 शैलियों का प्रयोग 2007 से 2010। इसके बाद उन्होंने पुरी जगन्नाथ की एक्शन फिल्म देसमुदुरु में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने बाला गोविंदम की भूमिका निभाई, जो एक निडर पत्रकार है जो एक अंधेरे अतीत वाली महिला के प्यार में पड़ जाता है। 39 यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिससे उन्हें संतोषम फिल्म पुरस्कार, सिनेमा पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए उनका दूसरा नामांकन मिला। 40 उसी वर्ष उन्होंने चिरंजीवी के साथ फिल्म शंकर दादा जिंदाबाद के गीत जगदेका विरुदिकी में अपनी दूसरी कैमियो उपस्थिति दर्ज की। उनकी अगली फिल्म भास्कर की परुगु थी, जिसमें उन्होंने हैदराबाद के एक खुशमिजाज व्यक्ति कृष्ण की भूमिका निभाई थी, जो अपने दोस्त को अपने प्यार के साथ भागने में मदद करता है, लेकिन उसे महिला के पिता के क्रोध और भावनात्मक संघर्ष का सामना करना पड़ता है। आइडल ब्रेन ने लिखा, अल्लू अर्जुन पहले भाग में बहुत बढ़िया हैं, क्योंकि पहले भाग में चरित्र चित्रण जीवंत है और उसे बहुत ऊर्जा की आवश्यकता है। उन्होंने पूरे पहले भाग को अपने कंधों पर उठाया। उन्होंने दूसरे भाग में भावनात्मक दृश्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। 41
rediff.com के लिए लिखते हुए राधिका राजमणि ने कहा कि अर्जुन अच्छा प्रदर्शन करते हैं, हालांकि वे थोड़े शांत हैं। 42 अल्लू अर्जुन ने अपना पहला फिल्मफेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु और अपना दूसरा नंदी स्पेशल जूरी पुरस्कार जीता। 2021 में वह लगभग एक दशक के बाद पुष्पा द राइज के लिए सुकुमार के साथ फिर से जुड़े। 119 यह फिल्म आंध्र प्रदेश के शेषचलम हिल्स में लाल चंदन की तस्करी पर आधारित है और अल्लू अर्जुन ने फहद फासिल और रश्मिका मंदाना के साथ कुली से तस्कर बने पुष्पा राज की भूमिका निभाई है। 120 फिल्म को मिश्रित समीक्षाओं के साथ दिसंबर 2021 में रिलीज किया गया था, लेकिन उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की गई थी। 121 द इंडियन एक्सप्रेस के एक समीक्षक ने लिखा, अल्लू अर्जुन अपने दमदार प्रदर्शन के साथ फिल्म जीत लेते हैं। वह अपने डिग्लैमराइज्ड लुक को अपनाते हैं और एक यादगार प्रदर्शन करते हैं। 122 टाइम्स ऑफ इंडिया की आलोचक निशिता न्यायपति ने कहा, पुष्पा द राइज 123 यह फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता साबित हुई, जिसने 350 रुपये करोड़ से अधिक की कमाई की और 2021 में सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। 124 उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए अपना चौथा फिल्मफेयर पुरस्कार जीता, जिसमें से बाद वाला तेलुगु फिल्म अभिनेता के लिए पहला बन गया। 125 126 127 अल्लू अर्जुन के प्रदर्शन के साथ साथ फिल्म के एक संवाद ठगड़े ले ने पंथ का दर्जा हासिल किया और भारतीय पॉप संस्कृति परिदृश्य में एक बड़ा प्रभाव डाला। 128 129 पुष्पा 2 द रूल नामक एक सीक्वल निर्माणाधीन है। 130 और यह 6 दिसंबर 2024 को रिलीज होने वाली है। 131 अन्य कार्य और मीडिया छवि। उनकी लोकप्रियता को 2 तेलुगु संगीत वीडियो में प्रलेखित किया गया था। पहला एक रैप गीत है जिसे एस थमन ने संगीतबद्ध किया है और रोल रिदा और हरिका नारायण द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसके बोल रोल रिदा और द हैदराबाद नवाबों ने लिखे हैं। 132 133 अल्लू अर्जुन रैप सॉन्ग शीर्षक वाला संगीत वीडियो जनवरी 2021 में आदित्य म्यूजिक लेबल के माध्यम से जारी किया गया था। 134 135 दूसरे का शीर्षक ठगड़े ले है, जिसे रोल रिदा ने गाया और लिखा है, जिसका संगीत प्रवीण लक्काराजू ने दिया है। इसे अप्रैल 2021 में रिलीज किया गया था, जिसका शीर्षक अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइज के लोकप्रिय संवाद से लिया गया था। 136 137 अल्लू अर्जुन को जीक्यू ने 2020 के सबसे प्रभावशाली युवा भारतीयों की सूची में शामिल किया था। 138 139 वह याहू इंडिया पर 2020 में सबसे ज्यादा खोजे जाने वाले पुरुष सेलिब्रिटी हैं। 2 140 अल्लू अर्जुन कई बार गूगल सर्च पर सबसे ज्यादा खोजे जाने वाले तेलुगु फिल्म अभिनेता थे। 141 142 अर्जुन गूगल मिड ईयर 2022 पर 19वें सबसे ज्यादा खोजे जाने वाले एशियाई बन गए। 143 मीडिया में उन्हें आइकॉन स्टार या बनी के रूप में संदर्भित किया जाता है। 144 145 केरल में उनकी फिल्मों की लगातार सफलता के बाद आर्या 2004 के बाद से उन्हें मल्लू अर्जुन कहा जाने लगा है। 146 147 यहां तक कि केरल में मीडिया भी उन्हें ज्यादातर इसी नाम से संदर्भित करता है। 148 2021 में केरल पुलिस ने एसओएस के बारे में जागरूकता बढ़ाने और अपने नए लॉन्च किए गए ऐप को बढ़ावा देने के लिए अपने विज्ञापन में फिल्म रेस गुर्रम 2014 से उनके कुछ दृश्यों का इस्तेमाल किया। 149 150 151 अल्लू अर्जुन कई ब्रांडों और उत्पादों के लिए सेलिब्रिटी एंडोर्सर हैं, जिनमें हीरो मोटोकॉर्प 152 153 रेडबस हॉटस्टार 154 फ्रूटी 155 OLX कोलगेट 7 अप कोका कोला जोया लुक्कास और लॉट मोबाइल्स शामिल हैं। 8 वह भारत के प्रमुख कबड्डी टूर्नामेंट प्रो कबड्डी लीग के सेलिब्रिटी एम्बेसडर रहे हैं। 8 वह अपने पिता अल्लू अरविंद द्वारा स्थापित ओवर टॉप मीडिया सेवा आहा के लिए एक सक्रिय प्रमोटर और एक सेलिब्रिटी ब्रांड एम्बेसडर हैं। 9 10 2021 में उन्होंने रैपिडो के लिए ड्रीम वॉल्ट मीडिया द्वारा निर्मित विज्ञापन अभियान वीडियो में गुरु की भूमिका निभाई। 156
विज्ञापन फिल्म का हिस्सा बनने पर अल्लू अर्जुन ने कहा कि मैं खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखना पसंद करता हूं जो जानता है कि किसी स्थिति को सर्वोत्तम संभव समाधान के साथ कैसे निपटना है। यही कारण है कि जब उन्होंने मुझे गुरु की भूमिका के लिए संपर्क किया तो मैं उत्साहित था, जो मुझसे मिलता जुलता है। 157 विज्ञापन फिल्म की रिलीज के बाद तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम ने टीएसआरटीसी को खराब रोशनी में दिखाने के लिए अभिनेता और रैपिडो कंपनी दोनों को कानूनी नोटिस भेजा। 158 159 इसके तुरंत बाद कंपनी ने वीडियो विज्ञापन फिल्म को संपादित कर दिया है। 160 अल्लू अर्जुन एक चारकोल कलाकार भी हैं। 161 उन्होंने 2021 में तंबाकू धूम्रपान के खिलाफ एक अभियान शुरू किया। उन्होंने कहा कि मैं लोगों का ध्यान धूम्रपान के दुष्प्रभावों की ओर आकर्षित करना चाहता था। हमने कूल और हिप के बारे में बहुत गलत धारणाएं बनाई हैं। मैं बदलाव लाना चाहता हूं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। 162 2021 में अल्लू अर्जुन श्री चैतन्य शैक्षणिक संस्थानों के ब्रांड एम्बेसडर बने। 163 व्यक्तिगत जीवन अल्लू अर्जुन अगली बार त्रिविक्रम श्रीनिवास की एसओ सत्यमूर्ति 2015 में दिखाई दिए, जो 9 अप्रैल 2015 को रिलीज हुई थी। 84 यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और आलोचकों ने उनके अभिनय की प्रशंसा की। 85 86 फिल्म में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए अपना 7वां नामांकन दिलाया। फिल्म के बाद उन्होंने गुना शेखर की जीवनी पर आधारित एक्शन फिल्म रुद्रमादेवी 2015 में गोना गन्ना रेड्डी का किरदार निभाया। 87 बेहतर स्रोत की आवश्यकता रुद्रमादेवी के जीवन पर आधारित यह फिल्म पहली भारतीय 3D ऐतिहासिक फिल्म है। 88 89 उन्होंने फिल्म में अपने किरदार के लिए तेलंगाना तेलुगु सीखी और बोलते हुए भी नजर आए। 90 टाइम्स ऑफ इंडिया ने उनके प्रदर्शन को त्रुटिहीन और सीटी बजाने लायक कहा। 91 गोना गन्ना रेड्डी के चरित्र की व्यापक प्रतिक्रिया और लोकप्रियता के कारण 2021 में निर्देशक गुना शेखर ने कहा कि वह शाकुंतलम के बाद पूरी तरह से चरित्र पर आधारित एक फिल्म का निर्देशन करेंगे, जिसमें अल्लू अर्जुन मुख्य भूमिका में होंगे। 92 रुद्रमादेवी के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार दोनों जीतने वाले एकमात्र अभिनेता बन गए। उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए 3 अन्य पुरस्कार भी जीते, जिनमें सर्वश्रेष्ठ चरित्र अभिनेता के लिए नंदी पुरस्कार शामिल है। 2016 में उन्होंने बोयाप्ती श्रीनु द्वारा निर्देशित सरेनोडु में अभिनय किया। 93 हालांकि फिल्म को पटकथा और कहानी के लिए नकारात्मक समीक्षा मिली। 94 95 यह बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी, जिसने 6 करोड़ से अधिक की कमाई की। 96 अल्लू अर्जुन ने इसे अपने करियर की एक ऐतिहासिक फिल्म कहा। 97 एक्शन दृश्यों और डांस नंबरों में उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। 98 फिल्म में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड जीता। इसके अलावा उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए 8वां नामांकन मिला। उसी वर्ष जून में उन्होंने डीजे के लिए तीसरी बार निर्माता दिल राजू के साथ अपनी अगली फिल्म की घोषणा 2017 में रिलीज हुई। 99 हरीश शंकर द्वारा निर्देशित फिल्म 100, जिसमें उन्होंने पूजा हेगड़े, राव रमेश और सुब्बाराजू के साथ दुव्वादा जगन्नाथम डीजे शास्त्री की भूमिका निभाई। 101 वह एक कैटरर के रूप में दिखाई देते हैं, जो एक अंडरकवर पुलिस अधिकारी है। फर्स्ट पोस्ट के हेमंत कुमार ने उनके नृत्य की प्रशंसा की और लिखा कि सीटी मार और अस्मैका योगा में अल्लू अर्जुन के बेहतरीन मूव्स से परे देखें, आपको बस एक ऐसी कहानी मिलेगी जो अपनी लय खोजने के लिए संघर्ष करती है। 102 इंडिया टुडे ने भी उनके नृत्य की प्रशंसा की, लेकिन फिल्म की पटकथा की आलोचना की और इसे बोरिंगा, बोरस्या, बोरोबिया कहा। 103 अगले साल मई में लेखक से निर्देशक बने वक्कंथम वामसी के निर्देशन में उनकी फिल्म ना पेरू सूर्या रिलीज हुई। उन्होंने सूर्या नामक एक भारतीय सेना के सिपाही का किरदार निभाया, जिसे गुस्से पर काबू पाने की समस्या है। 104 अल्लू अर्जुन ने पेशेवरों से ट्रिक्स और स्टंट सीक्वेंस सीखने में काफी समय बिताया, खासकर डांस नंबर और एक्शन सीक्वेंस के लिए।
105 रिलीज होने पर फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। एक आलोचक ने उनके प्रदर्शन को अल्लू अर्जुन के करियर का सर्वश्रेष्ठ कहा और इसे फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बताया। 106 द हंस इंडिया के व्यास ने कहा कि अल्लू अर्जुन बेहद प्रतिभाशाली हैं और उन्होंने फिल्म में एक ऊर्जावान प्रदर्शन किया है। 107 हिंदुस्तान टाइम्स की प्रियंका सुंदर ने कहा कि दिसंबर 2018 में उनके अगले प्रोजेक्ट अला वैकुंठपुरमुलो की घोषणा की गई, जिसके निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवास थे। 109 पूजा हेगड़े को मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। 110 इस प्रकार डीजे दुव्वादा जगन्नाथम के बाद हेगड़े के साथ उनका दूसरा सहयोग था। 111 वह अप्रैल 2019 में फिल्म के निर्माण में शामिल हुए। 112 अल्लू अरविंद और एस राधाकृष्ण द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित यह फिल्म जुलाई 2012 और एस.ओ. सत्यमूर्ति 2015 के बाद अल्लू अर्जुन और त्रिविक्रम का तीसरा सहयोग है। 113 फिल्म जनवरी 2020 में रिलीज हुई थी। 114 अल्लू अर्जुन के प्रदर्शन को अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली। कोई मोई पर रोहित मोहन द्वारा पोस्ट की गई समीक्षा में कहा गया है कि चाहे कॉमेडी हो, एक्शन हो, इमोशन हो, स्टाइल हो और बेशक डांस हो, स्टार अभिनेता ने फिल्म में सब कुछ बखूबी निभाया है, क्योंकि बन्नी ने अपने अभिनय से दर्शकों को अपनी धुनों पर थिरकने पर मजबूर कर दिया। 115 फिल्म कंपेनियन ने महसूस किया कि बोर्डरूम सीन में अल्लू अर्जुन का प्रदर्शन फिल्म का मुख्य आकर्षण था। 116 इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स की भावना शर्मा ने कहा कि अल्लू अर्जुन ने किरदार को पूरी तरह से निभाया। 117 यह फिल्म उनके करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक है। बुट्टा बोम्मा गाने में अल्लू अर्जुन के नृत्य प्रदर्शन को व्यापक प्रतिक्रिया मिली। 6 मार्च 2011 को अल्लू अर्जुन ने हैदराबाद में स्नेहा रेड्डी से शादी की। 164 165 उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा अयान और एक बेटी अरहा। 164 166 अल्लू अरहा ने राजकुमार भरत की भूमिका में फिल्म शाकुंतलम में अपनी शुरुआत की। 167 2016 में उन्होंने एम किचन और बफेलो वाइल्ड विंग्स के सहयोग से 800 जुबली नाम से एक नाइट क्लब शुरू किया। 168 2019 में अल्लू अर्जुन ने अपने पैतृक शहर पलाकोल्लू, आंध्र प्रदेश में संक्रांति मनाई और 5 पंचराम क्षेत्रों में से एक क्षीर रामलिंगेश्वर मंदिर के विकास और जीर्णोद्धार कार्यों के लिए 20 लाख रुपए की घोषणा की। 169 मंदिर प्रबंधन ने प्रदान की गई धनराशि से रथशाला, वाहनशाला, गौशाला का निर्माण किया है और मंदिर के रथ का जीर्णोद्धार किया है। 170 171 उन्होंने 2019 के आम चुनावों में पलाकोल्लू में अपने चाचा पवन कल्याण की जनसेना पार्टी के लिए प्रचार भी किया। 172 173 फिल्मोग्राफी। मुख्य लेख अल्लू अर्जुन फिल्मोग्राफी। डिस्कोग्राफी अल्लू अर्जुन द्वारा रिकॉर्ड किए गए गानों की सूची। वर्ष गाना एल्बम सहगायक संगीतकार। 2010 प्रपंचम नावेंता वस्तुंते वेदम अनुज गुरवारा अचू और चैत्र एम केरावनी। 2012 पकड़ो पकड़ो रीमिक्स जुलाई देवी श्री प्रसाद। पुरस्कार और नामांकन। 2018 में तेलुगु सिनेमा में विस्तार करते हुए मंदाना ने कॉमेडी ड्रामा चलो में नागा शौर्य के साथ अभिनय किया, जिसमें उन्होंने एक विरोधी समूहों के एक जोड़े की भूमिका निभाई जो एक अलग-थलग काल्पनिक गांव में अपने रिश्ते को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। 26 शुरुआत में उन्हें तेलुगु समझने में संघर्ष करना पड़ा, लेकिन सहायक निर्देशक के मार्गदर्शन में उन्होंने अपने उच्चारण और संवाद अदायगी में सुधार किया। 27 मिश्रित समीक्षाओं में फर्स्ट पोस्ट के हेमंत कुमार ने उनकी शानदार शुरुआत की सराहना की और द हिंदू के स्टीवत्सन नादाधुर ने उनकी कॉमिक टाइमिंग की सराहना की। 28 29 चलो 2 वर्षों में उनकी लगातार चौथी बॉक्स ऑफिस सफलता के रूप में उभरी। 30 मंदाना ने वेंकी कुदुमुला की तेलुगु रोमांटिक कॉमेडी गीता गोविंदम में विजय देवरकोंडा के साथ अभिनय किया। 32 फिल्म के समीक्षक मुख्य जोड़ी के बीच की केमिस्ट्री से आमतौर पर खुश थे, लेकिन उन्हें कथानक नीरस लगा। 33 34 35 उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड अर्जित किया। 36 मंदाना ने साल का अंत तेलुगु फीचर देवदास के साथ किया,
जिसमें उन्हें सिफी और द इंडियन एक्सप्रेस के समीक्षकों द्वारा सजावटी कहकर खारिज कर दिया गया था। 37-38 सामाजिक एक्शन फिल्म यजमाना 2019 ने 3 साल बाद मंदाना की कन्नड़ सिनेमा में वापसी को चिह्नित किया। यह एक ऐसे व्यक्ति, दर्शन द्वारा अभिनीत, का अनुसरण करता है जो एक व्यापारिक टाइकून को उसके तेल के एक गांव का शोषण करने से रोकने का प्रयास करता है। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, जिसमें कार्तिक केरामालू ने विशेष रूप से मंदाना और दर्शन के बीच महत्वपूर्ण उम्र के अंतर की आलोचना की। 3-9-40 बावजूद इसके, उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए सीमा में एक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार अर्जित किया और यह फिल्म मंदाना के लिए एक और व्यावसायिक सफलता बन गई। 41-42 वह तेलुगु रोमांटिक ड्रामा डियर कॉमरेड के लिए देवरकोंडा के साथ फिर से जुड़ी, जिसमें उन्होंने एक महत्वाकांक्षी क्रिकेट खिलाड़ी का किरदार निभाया जिसे खेल के भीतर लैंगिक भेदभाव और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। 43-44 हालांकि यह जोड़ी अपनी पिछली फिल्म की सफलता को दोहराने में असमर्थ रही और अंततः यह बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। 45-46 देवरकोंडा और मंदाना के बीच चुंबन वाले एक दृश्य के कारण फिल्म को दर्शकों की व्यापक आलोचना का भी सामना करना पड़ा। 47 जब दृश्य के बारे में पूछा गया तो मंदाना ने कहा कि वह वही कर रही थी जो स्क्रिप्ट की मांग थी और यह कि एकमात्र दृश्य पूरी फिल्म पर तानाशाही नहीं होना चाहिए। 48 बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि फिल्म की रिलीज के बाद उन्हें ऑनलाइन सामना करने वाले महत्वपूर्ण बैकलैश से निपटने के लिए संघर्ष करना पड़ा। 4-9 मंदाना ने नए दशक की शुरुआत महेश बाबू के साथ तेलुगु एक्शन कॉमेडी सल्लेरू नीकेवरू से की, जो सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई। 50 हालांकि उनकी भूमिका को आलोचकों द्वारा खराब तरीके से प्राप्त किया गया था। 51-52 द हिंदू की संगीता देवी डंडू ने शिकायत की कि उनके चरित्र ने उन्हें प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त गुंजाइश नहीं दी क्योंकि उन्हें बस महेश की चापलूसी करनी थी। 53 इसके बाद उन्होंने नितिन के साथ तेलुगु रोमांटिक कॉमेडी भीष्म में अभिनय किया। 54-55 आलोचनात्मक रूप से इसके अस्पष्ट स्वागत के बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक सफलता हासिल की। 56 कार्तिक केरामालू ने मंदाना को एक सहायक के रूप में खारिज कर दिया, लेकिन फर्स्ट पोस्ट के हेमंत कुमार ने तर्क दिया कि वह करियर विस्तार 2021 वर्तमान कन्नड़ एक्शन ड्रामा पोगारू 2021 में मंदाना ने ध्रुव सर्जा के साथ एक अच्छे स्वभाव वाले प्रोफेसर का किरदार निभाया। 59 डेक्कन हेराल्ड के विवेक एमवी ने एक ऐसी फिल्म में भूमिका निभाने के लिए उनकी आलोचना की जो हानिकारक, महिलाओं को नीचा दिखाने वाली रूढ़ियों को बढ़ावा देती है। 60 वर्ष की अपनी दूसरी रिलीज में उन्होंने एक्शन ड्रामा सुल्तान में कार्थी के साथ तमिल सिनेमा में व्यावसायिक रूप से सफल शुरुआत की। 61 उन्होंने व्यक्त किया कि भाषाओं के बीच काम करना उनके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह भाषा को एक बाधा के रूप में नहीं देखना चाहती हैं और इसके बजाय इसे उद्योगों में खुद को स्थापित करने के अवसर के रूप में देखती है। 62 हालांकि हिंदुस्तान टाइम्स के हरिचरण पुदीपेड्डी ने सोचा कि मंदाना को दरकिनार कर दिया गया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के एम सुगंध ने उनकी आकर्षक शुरुआत के लिए प्रशंसा की। 63-64 लाल चंदन की तस्करी करने वाले गिरोह में शामिल एक जिद्दी लड़की की भूमिका के लिए उन्होंने एक शिक्षक की मदद से तेलुगु की चित्तूर बोली सीखी। 65 फिल्म कंपेनियन के मुकेश मंजुनाथ ने पाया कि उन्होंने इन टेस्टोस्टेरोन से भरे परिवेश में आवश्यक उत्साह और मासूमियत को भरने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्होंने अफसोस जताया कि उनके चरित्र का भूरा चेहरा अनावश्यक और अप्रभावी था। 66 हालांकि Rediff.com की दिव्या नायर फिल्म में महिला पात्रों के चित्रण को लेकर अधिक आलोचनात्मक थीं, उन्होंने कहा कि उन्हें केवल दृश्य अपील के रूप में प्रस्तुत किया गया था। 67 अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में शुमार, इस फिल्म ने मंदाना के करियर में एक महत्वपूर्ण सफलता को चिह्नित किया क्योंकि उन्हें अपनी भूमिका के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। 68-69 उन्होंने तब से पुष्पा द राइज की सफलता को विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं तक पहुंच प्रदान करने का श्रेय दिया है। 7 रश्मिका मंदाना बटा RMKMNN बटा जन्म 5 अप्रैल 1996 एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो तेलुगु, कन्नड़, हिंदी और तमिल फिल्मों में काम करती है। उन्हें 4 सीमा पुरस्कार और 1 फिल्मफेयर पुरस्कार मिला है। दक्षिण भारत की सबसे अधिक कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में से एक,
उन्हें फोर्ब्स इंडिया की 2024 की 30 अंडर 30 इंच सूची में शामिल किया गया था। मंदाना ने कन्नड़ रोमांटिक कॉमेडी किरिक पार्टी 2016 से अपने अभिनय की शुरुआत की और एक्शन पिक्चर अंजनी पुत्रा और रोमांस चमक दोनों 2017 में आगे व्यावसायिक सफलता पाई। इसके बाद उन्होंने तेलुगु सिनेमा में अपनी शुरुआत की और रोमांटिक कॉमेडी गीता गोविंदम 2018 से उन्हें सफलता मिली, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड दिलाया। बाद में उन्होंने तेलुगु एक्शन कॉमेडी देवदास 2018 और सलेरू नीकेवरू 2020 और रोमांस भीष्म 2020 में प्रमुख महिला की भूमिका निभाई। तमिल एक्शन फिल्म सुल्तान 2021 और वरिसु 2023 में अपनी भूमिकाओं के साथ उन्हें व्यावसायिक सफलता मिली। हालांकि पुरुष केंद्रित फिल्मों के प्रति उनके झुकाव ने उनकी अभिनय क्षमताओं को दिखाने के लिए सीमित गुंजाइश प्रदान करने के लिए आलोचना की। मंदाना ने एक्शन फिल्म पुष्पा द राइज 2021 में एक मजबूत लड़की के रूप में व्यापक पहचान अर्जित की। पीरियड ड्रामा सीतारामम 2022 में सहायक भूमिका निभाने के बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा में कदम रखा और एक्शन ड्रामा एनिमल 2023 के साथ उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली रिलीज हुई। अभिनय के अलावा मंदाना कई ब्रांडों और उत्पादों की राजदूत के रूप में काम करती है। प्रारंभिक और व्यक्तिगत जीवन। रश्मिका मंदाना का जन्म 5 अप्रैल 1996 को सुमन और मदन मंदाना के घर कर्नाटक के कोडागु जिले के विराजपेट शहर में एक कोडवा हिंदू परिवार में हुआ था। 1-2 उनके पिता अपने गृहनगर में एक कॉफी एस्टेट और एक फंक्शन हॉल के मालिक हैं और उनकी मां एक गृहिणी है। 3 उनकी एक छोटी बहन है, शिमन। 4 एक बच्चे के रूप में उनके परिवार ने आर्थिक रूप से संघर्ष किया और उन्हें घर खोजने और किराया देने में कठिनाइयां हुईं। उनके अनुसार उनके माता-पिता उनके लिए खिलौने खरीदने में असमर्थ थे और इस अनुभव ने पैसे के साथ उनके रिश्ते को खराब करना जारी रखा है। 5 मंदाना ने कूर्ग पब्लिक स्कूल में शिक्षा प्राप्त की, जो गोनीकोप्पल में एक बोर्डिंग स्कूल है। 6 अपने जीवन के इस चरण के दौरान संचार के साथ संघर्ष के कारण उन्हें अक्सर गलत समझा जाता था, जिससे उनके साथियों के साथ जुड़ना मुश्किल हो जाता था। 7 मंदाना अपने जीवन में स्थिर प्रभाव के लिए अपनी मां को श्रेय देती हैं और उन्हें मेरी सबसे बड़ी ताकत कहती है। 7 मंदाना ने बेंगलोर के MS रामैया कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स में मनोविज्ञान, पत्रकारिता और अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की डिग्री के लिए अध्ययन किया। 8 उसके माता-पिता शुरू में उसके अडिग व्यक्तित्व के कारण अभिनय करियर की तलाश में झिझक रहे थे, लेकिन अंततः मान गए। 9 2014 में मंदाना को टाइम्स ऑफ इंडिया के क्लीन एंड क्लियर फ्रेश फेस से सम्मानित किया गया, जो भविष्य की सफलता की सबसे बड़ी क्षमता वाले व्यक्तियों को पहचानता है। 10 यह पुरस्कार उन्हें अक्षय कुमार द्वारा प्रदान किया गया था और बाद में उन्हें विजेता पुरस्कार के हिस्से के रूप में क्लीन एंड क्लियर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। 11-12 इसके बाद मॉडलिंग में एक संक्षिप्त करियर रहा, जिसके बारे में उनका मानना था कि इससे अभिनय में उनका बदलाव आसान हो जाएगा। 12 मंदाना ने फिल्म के निर्माण के दौरान किरिक पार्टी में अपने सहकलाकार रक्षित शेट्टी को डेट करना शुरू किया और उन्होंने 3 जुलाई 2017 को अपने गृहनगर विराजपेट में एक निजी पार्टी में अपनी सगाई की घोषणा की। 13 उन्होंने संगतता के मुद्दों का हवाला देते हुए सितंबर 2018 में अपनी सगाई समाप्त कर दी। 14 आजीविका। प्रारंभिक कार्य और सफलता 2016 से 2020। 2015 में उसे एक प्रतियोगिता जीतते हुए देखने के बाद ऋषभ शेट्टी ने मंदाना को अपनी कन्नड़ रोमांटिक कॉमेडी किरिक पार्टी 2016 में रक्षित शेट्टी के साथ डेब्यू करने का प्रस्ताव दिया। 15 उन्हें एक इंजीनियर बनने की महत्वाकांक्षाओं वाली कॉलेज की छात्रा सानवी के रूप में पेश किया गया था। उसने चरित्र की अदृश्यता और अध्ययनशील प्रकृति की भावना के साथ दृढ़ता से पहचान की। 16 द टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए लिखते हुए सुन्यना सुरेश ने मंदाना के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए लिखा कि वह कॉलेज में आसानी से वह पिनअप लड़की है और वह अपनी राह पर चलती है। 17 किरिक पार्टी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्मों में से एक के रूप में उभरी और उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अभिनेत्री का सीमा पुरस्कार दिलाया। 18-19 बाद में मंदाना ने खुलासा किया कि अगर फिल्म असफल हो जाती। 21 पहले मामले में
द इंडियन एक्सप्रेस ने उल्लेख किया कि उन्हें एक हीरो की बाह की मिठाई बना दिया गया था, लेकिन दूसरे मामले में फर्स्ट पोस्ट के कार्तिक किरमालू ने एक औसत दर्जे की तस्वीर को बेहतर बनाने के लिए मंदाना की सराहना की। 22-23 चमक के लिए मंदाना को फिल्म फेयर और SIIMA में अपना पहला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन मिला। नवंबर 2023 में डिजिटल मार्केटर ईमानी नवीन द्वारा प्लेटफॉर्म X पर मंदाना का एक डीपफेक पोस्ट किया गया था। 118 जारा पटेल नामक एक ब्रिटिश भारतीय प्रभावित व्यक्ति द्वारा पोस्ट किए गए एक यौन रूप से विचारोत्तेजक इंस्टाग्राम वीडियो पर उसका चेहरा मॉर्फ किया गया था। 119 जवाब में मंदाना ने एक बयान जारी कर कहा कि वह न केवल अपने लिए बल्कि हम में से हर एक के लिए डरी हुई है जो आज तकनीक के दुरुपयोग के कारण बहुत नुकसान की चपेट में है। 120 उन्हें भारतीय सिनेमा की प्रमुख हस्तियों से समर्थन मिला, जिसमें उनके अलविदा सहकलाकार अमिताभ बच्चन भी शामिल थे, जिन्होंने इस तरह के डीपफेक के खतरों के खिलाफ आवाज उठाई थी। 121 दिसंबर 2023 में दिल्ली पुलिस ने वीडियो बनाने के लिए जिम्मेदार खाते से जुड़ी URL ID प्राप्त करने के लिए मेटा से संवाद किया। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स हासिल करने के लिए डीपफेक बनाया था। 123 घटना के बाद मंदाना को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र IHRC का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। 124 फिल्मोग्राफी चाबी उन फिल्मों को दर्शाता है जो अभी तक रिलीज नहीं हुई हैं। वर्ष शीर्षक भूमिका भाषा नोट्स संदर्भ 2016 किरिक पार्टी सानवी जोसेफ कन्नड़ा 125 2017 अंजनी पुत्र गीता 126 चमक कुशी 127। अगले वर्ष मंदाना ने सफलता के विभिन्न स्तरों के साथ कई फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने शिवानंद के साथ साधारण तेलुगु फीचर आदावल्लू मीकू जोहार्लू से शुरुआत की। 71 अपने अभिनय कौशल का प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक, उन्होंने दुलकर सलमान और मृणाल ठाकुर अभिनीत तेलुगु रोमांटिक ड्रामा सीतारामम में सहायक भूमिका निभाई। 72 इसे अपनी बेहतर फिल्मों में से एक बताते हुए संगीता देवी डंडू ने सराहना की कि मंदाना को एक आत्मकेंद्रित चरित्र निभाने की गुंजाइश दी गई है और दिखाया कि वह अच्छी तरह से लिखी गई भूमिकाएं लेने के लिए खुली है। 73 फिल्म को आम तौर पर आलोचकों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त किया गया था और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। 74 शुरू में मिशन मजनू के साथ हिंदी सिनेमा में शुरुआत करने के लिए तैयार। 75-76 शुरुआत में वह इस भूमिका को स्वीकार करने में झिझक रही थीं क्योंकि उन्हें धार्मिक अनुष्ठानों के प्रति नकारात्मक विचारों वाले चरित्र को निभाना मुश्किल लग रहा था, जो कि उनके अपने विश्वास के बिल्कुल विपरीत था। 77 हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन फिल्मफेयर के देवेश शर्मा ने उनके अभिनय की खूब सराहना की, जिन्होंने उनके दृश्यों में लाई गई सूक्ष्मता और विशेष रूप से इस गैरग्लैमरस शुरुआत में भी प्रभाव छोड़ने की उनकी क्षमता की सराहना की। 78-79 उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए जी सिने पुरस्कार जीता। 80 2023 में मंदाना 3 एक्शन फिल्मों वारिसु, मिशन मजनू और एनिमल में नजर आईं। वारिसु एक युवा उत्तराधिकारी विजय द्वारा अभिनीत की कहानी बताती है, जो अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने परिवार के व्यापारिक साम्राज्य को संभालता है। उसने विजय की प्रेमिका की भूमिका निभाई। 81 मंदाना ने विजय की प्रसिद्धि से मिलने वाली मान्यता के कारण कुछ भी नहीं करने वाली भूमिका होने के बावजूद फिल्म में अभिनय करने को एक सचेत विकल्प करार दिया। 82 एम सुगंध ने सहमति व्यक्त की कि उनकी भूमिका सारहीन थी और उन्हें आर्म कैंडी के रूप में खारिज कर दिया। 83 बहरहाल यह तमिल सिनेमा की 9वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभरी। 84 नेटफ्लिक्स की साधारण हिंदी जासूसी थ्रिलर मिशन मजनू। 85 तैयारी के तौर पर उन्होंने दृष्टिबाधित लोगों के व्यवहार को बेहतर ढंग से समझने के लिए गहन कार्यशालाओं में भाग लिया और साथ में उनके दृश्यों के दौरान मल्होत्रा की आंखों में न देख पाना चुनौतीपूर्ण पाया। 86 उनके प्रदर्शन को खराब तरीके से सराहा गया। 87-88 फिल्म कंपेनियन के लिए एक तीखी समीक्षा में दीपांजना पाल ने मंदाना को महत्वहीन बताकर खारिज कर दिया। 89 एनिमल में संदीप रेड्डी वंगा की विवादास्पद हिंदी एक्शन फिल्म जिसमें रणबीर कपूर मुख्य भूमिका में हैं, मंदाना ने एक समर्पित गृहिणी की भूमिका निभाई, जिसे अपने पति के भ्रष्ट व्यवहार के बारे में पता चलता है। 90
उन्होंने फिल्मांकन के दौरान परिणीति चोपड़ा की जगह ली क्योंकि वंगा को लगा कि वह इस भूमिका के लिए बेहतर अनुकूल है। 91 फिल्म की सामग्री ने कुछ टिप्पणीकारों को फिल्म पर विषाक्त पुरुषत्व और स्त्री द्वेष का महिमामंडन करने का आरोप लगाने के लिए प्रेरित किया। 93 व्योन की शोमिनी सेन ने खराब लिखे गए चरित्र को बचाने के लिए मंदाना की प्रशंसा की, जो वंगा के अल्फा पुरुष के विषम संस्करण पर ध्यान केंद्रित करने से विवश हो गया था। 94 आलोचकों की ध्रुवीकरण समीक्षाओं के बावजूद एनिमल 9 रुपये बिलियन US 110 मिलियन से अधिक की कमाई के साथ एक बड़ी व्यावसायिक सफलता साबित हुई। 95 स्त्री द्वेष की अनुमति देने में अपने चरित्र की कथित मिलीभगत के बारे में आलोचना के बाद मंदाना ने अपनी भूमिका का बचाव करते हुए कहा कि गीतांजलि घर में अपने परिवार को एक साथ रखने वाली एकमात्र ताकत थी। 97 आगामी परियोजनाएं। मंदाना अगली बार 3 तेलुगु फिल्मों और 3 हिंदी फिल्मों में अभिनय करेंगी। वह सीक्वल पुष्पा 2 द रूल में श्रीवल्ली के रूप में अपनी भूमिका को दोहराएंगी। शेखर कमुला की तमिल तेलुगु द्विभाषी फिल्म कुबेर में धनुष के साथ अभिनय करेंगी और महिला प्रधान फिल्म द गर्लफ्रेंड में मुख्य भूमिका निभाएंगी। वह ऐतिहासिक ड्रामा छावा में विक्की कौशल की संभाजी के साथ ये सुबाई भोंसले की भूमिका निभाएंगी और AR मुरुगादोस की एक्शन फिल्म सिकंदर में सलमान खान के साथ अभिनय करेंगी। 98 वह रोमांटिक हॉरर फिल्म थामा में आयुष्मान खुराना के साथ मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स में भी शामिल होंगी। 99 मीडिया छवि। मंदाना 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु के लिए सीमा क्रिटिक्स अवार्ड जीतने के बाद भाषण देती हुई। फिल्म कंपेनियन की स्नेहा मेनन देसाई ने मंदाना की ईमानदारी और डाउन टू अर्थ व्यक्तित्व पर ध्यान दिया, जबकि फिल्म कंपेनियन की ही अनुपमा चोपड़ा ने उन्हें बुद्धिमान बताया और दर्शकों के साथ तालमेल बिठाने की उनकी क्षमता को स्वीकार किया। 101 2024 में मंदाना को फोर्ब्स इंडिया ने अपनी 30 अंडर 30 सूची में शामिल किया और GQ के भारतीय संस्करण ने उन्हें दक्षिण भारत की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में शामिल किया। 103 उन्हें बेंगलोर टाइम्स की 2016 की 25 सबसे वांछनीय महिलाओं में 24वें स्थान पर रखा गया और वे बेंगलोर टाइम्स की 2017 की 30 सबसे वांछनीय महिलाओं में भी शामिल हुईं। 105 अक्टूबर 2021 में उन्होंने फोर्ब्स इंडिया के दक्षिण सिनेमा में इंस्टाग्राम पर सबसे प्रभावशाली सितारों में पहला स्थान पाया। 106 अगस्त 2024 तक मंदाना इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली कन्नड़ अभिनेत्री है। 107 मंदाना कई ब्रांडों और उत्पादों की एंडोर्सर हैं, जिनमें मैकडॉनल्ड्स, 108 डाबर हनी, 109 कैशिफाई, 110 कल्याण ज्वेलर्स, 111 और बिस्क फार्म 112 शामिल हैं। 2023 में उन्हें जापानी फैशन ब्रांड ओनित्सुका टाइगर के लिए पहली भारतीय राजदूत बनाया गया था। भारत में विस्तार करने के उनके प्रयासों के लिए उन्हें और टाइगर श्रॉफ को अमेरिकी स्ट्रीमिंग सेवा क्रंचरोल के रणनीतिक साझेदार नामित किया गया था। 114 ओनित्सुका टाइगर के लिए एक राजदूत के रूप में उन्होंने मिलान फैशन वीक में भाग लिया और रनवे पर चलीं, जबकि क्रंचरोल के लिए उन्होंने जापान में 8वें क्रंचरोल एनीमे अवार्ड्स में एक पुरस्कार प्रदान किया। 116 वह प्लम, एक शाकाहारी सौंदर्य और व्यक्तिगत देखभाल ब्रांड के लिए एक राजदूत और निवेशक दोनों के रूप में काम करती है। 117 अब्दुल हमीद मोहम्मद फहद फाजिल, जन्म 8 अगस्त 1982, जिन्हें पेशेवर रूप से फहाद फासिल या फाफा के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता और निर्माता हैं जो मुख्य रूप से मलयालम और तमिल फिल्मों में काम करते हैं। अपने विविध चित्रणों के लिए प्रसिद्ध। 3-4 फहद सबसे अधिक भुगतान पाने वाले और सबसे लोकप्रिय मलयालम अभिनेताओं में से एक है। 5-6 फहद को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 4 केरल राज्य फिल्म पुरस्कार और 4 फिल्मफेयर पुरस्कार दक्षिण शामिल हैं। 7 फिल्म निर्माता फाजिल के घर जन्मे फहद ने अपने करियर की शुरुआत 20 साल की उम्र में अपने पिता की 2002 की रोमांटिक फिल्म कयथुम दूरत से की, जो एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक विफलता थी। 7 साल के अंतराल के बाद फहद ने एंथोलॉजी केरल कैफे 2009 के साथ फिल्मों में वापसी की और थ्रिलर चप्पा कुरिशु 2011 और अकाम 2011 में अपनी भूमिका के लिए जनता का ध्यान आकर्षित किया। दूसरे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए केरल राज्य फिल्म पुरस्कार जीता।
इन दोनों फिल्मों के लिए फहद ने थ्रिलर 22 फीमेल कोट्टायम 2012, रोमांटिक ड्रामा डायमंड नेकलेस 2012 और अन्नयम रसूलम 2013, ब्लैक कॉमेडी आमीन 2013, एडवेंचर ड्रामा नॉर्थ 24 काथम 2013, ड्रामा आर्टिस्ट 2013 और रोमांटिक कॉमेडी ओरू इंडियन प्रणयगाथा 2013 के साथ आलोचनात्मक प्रशंसा और व्यावसायिक सफलता हासिल की। जबकि 22 फीमेल कोट्टायम और नॉर्थ 24 काथम ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मलयालम के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता, आर्टिस्ट और नॉर्थ 24 काथम ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए केरल राज्य फिल्म पुरस्कार जीता। 8-9 इसके बाद बॉक्स ऑफिस पर कुछ असफलताओं के साथ फहद ने कॉमेडी ड्रामा महेशिंते प्रतिकारम 2016, सर्वाइवल थ्रिलर टेक ऑफ 2017, क्राइम ड्रामा थोंडी मुथलम ड्रिक्साक्षियम 2017 में अपने किरदारों के लिए प्रशंसा अर्जित करना जारी रखा, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और उनका तीसरा फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मलयालम पुरस्कार, व्यंग्यात्मक कॉमेडी नजन प्रकाशन 2018, एक्शन थ्रिलर वराथन 2018, ड्रामा कुंबलंगी नाइट्स 2019 और क्राइम ड्रामा जोजी 2021। 10 फहद ने तब से राजनीतिक थ्रिलर मलिक 2021, एक्शन थ्रिलर विक्रम 2022, एक्शन कॉमेडी आवेशम 2024 और एक्शन ड्रामा वेट्टियान 2024 में अपने प्रदर्शन से राष्ट्रीय पहचान अर्जित की है। 11 फहद कई ब्रांड और उत्पादों के लिए एक सेलिब्रिटी एंडोर्सर हैं और एक परोपकारी व्यक्ति हैं। फहद ने अभिनेत्री नाज़रिया नाज़िम से शादी की है। वह अपनी पत्नी के साथ प्रोडक्शन कंपनी फहद फासिल एंड फ्रेंड्स के से मालिक हैं और उनकी एक डिजिटल एंटरटेनमेंट कंपनी है जिसका नाम भावना स्टूडियो है, जिसमें दिलीश पोथन और श्याम पुष्करन के साथ सहभागीदारी है। प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। फहद फासिल का जन्म अब्दुल हमीद मोहम्मद फहद फाजिल के रूप में हुआ था 12-8 अगस्त 1982 को 13-14 अलाप्पुझा, केरल में फिल्म निर्देशक फाजिल और उनकी पत्नी रोजिना के यहाँ। 15 उनकी 2 बहनें हैं, अहमदा और फातिमा, और एक भाई फरहान जो एक अभिनेता भी है। 16-17 फहद ने अपनी स्कूली शिक्षा SDV सेंट्रल स्कूल अल्पुझा, लॉरेंस स्कूल ऊटी और चॉइस स्कूल त्रिपुनिथुरा से पूरी की। उन्होंने SD कॉलेज अल्पुझा से स्नातक और संयुक्त राज्य अमेरिका में मियामी विश्वविद्यालय से दर्शनशास्त्र में स्नातकोत्तर की पढ़ाई की। 18-19 आजीविका। पदार्पण, अवकाश और सफलता 2002 से 2012। फहद ने 2002 में अपने पिता की फिल्म कयथुम दूरथ में निकिता ठुकराल के साथ शानू के स्टेज नाम से अपनी शुरुआत की। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। 20-21 उनके प्रदर्शन के बारे में सिफी के एक आलोचक ने लिखा, शानू में आकर्षण है और वह सचिन के चरित्र के अनुकूल है, लेकिन उसे अपने नृत्य पर कड़ी मेहनत करनी होगी। 22 फिल्म की असफलता के बाद फहद ने कहा, मेरी असफलता के लिए मेरे पिता को दोष मत दो क्योंकि यह मेरी गलती थी और मैं बिना किसी तैयारी के अभिनय में आया। 23 इसके बाद फहद ने अभिनय से ब्रेक ले लिया और 5 साल के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। 24 फहद ने 2009 में केरल कैफे, एक एंथोलॉजी के साथ फिल्मों में वापसी की। 25 निर्देशक रंजीत के कहने पर उदय अनंथन ने फहद को अपनी फिल्म मृत्युंजयम में कास्ट किया, जो फिल्म की 10 शॉर्ट फिल्मों में से एक थी, जहां उन्होंने एक पत्रकार की भूमिका निभाई थी। 26 अगले वर्ष 2010 में फहद पहली बार बॉबी के रूप में प्रमाणी में दिखाई दिए, जिसे मिश्रित समीक्षा मिली। 27 इसके बाद उन्होंने कॉकटेल में एक कंस्ट्रक्शन फर्म के मालिक की भूमिका निभाई, जो एक स्लीपर हिट बनकर उभरी। 28-29 टूर्नामेंट में फहद ने एक महत्वाकांक्षी क्रिकेटर की भूमिका निभाई, जो उनकी पहली मुख्य भूमिका थी। आलोचकों ने उनके प्रदर्शन को पॉलिश पाया। 30 फहद की 2011 में केवल एक फिल्म थी। उन्होंने रेम्या नंबीसन के साथ चप्पा कुरिशु में एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस के प्रमुख की भूमिका निभाई। 31 फिल्म सफल रही और उन्हें दूसरे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का केरल राज्य फिल्म पुरस्कार मिला। 32 डेक्कन क्रॉनिकल की कीर्ति रामचंद्रन ने उनके प्रदर्शन की सराहना की। 33 वर्ष 2012 फहद के करियर के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था।
उन्होंने पहली बार पद्मश्री भारत डॉक्टर सरोज कुमार में एक अभिनेता की भूमिका निभाई जो बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई करने वाली थी। 34 अपनी अगली फिल्म 22 फीमेल कोट्टायम में फहद ने एक ट्रैवल एजेंसी के कर्मचारी की भूमिका निभाई जो रीमा कलिंगल के साथ अपने प्रेमी को धोखा देता है। 35 फिल्म ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मलयालम के लिए अपना पहला फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया और बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफलता बन गई। 37 न्यूज़ 18 के एक आलोचक ने कहा, फहद एक महिला उन्मुख फिल्म में एक प्यारे युवा उद्यमी के रूप में चमकते हैं, एक कठिन चरित्र को उचित सहजता से खींचते हैं। 38 फहद ने फिर अनुश्री के साथ डायमंड नेकलेस में दुबई में काम करने वाले एक ऑन्कोलॉजिस्ट की भूमिका निभाई। 41 जून 2012 में कोच्चि टाउन सेंट्रल पुलिस ने फहाद के खिलाफ धूम्रपान की तस्वीरों के सार्वजनिक प्रदर्शन के खिलाफ नियम के उल्लंघन के लिए मामला दर्ज किया था। डायमंड नेकलेस का एक पोस्टर जिसमें उन्हें सिगरेट पीते हुए दिखाया गया था, कोच्चि के कविता थिएटर के सामने फिल्म रिलीज होने के बाद से प्रदर्शित किया गया था। 42 साल की उनकी आखिरी फिल्म फ्राइडे में उन्होंने एक ऑटो रिक्शा चालक की भूमिका निभाई थी। 43 फिल्म औसत सफल रही और टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आलोचक ने उन्हें मनभावन और उत्तेजक पाया। 45 स्थापित अभिनेता और आलोचनात्मक प्रशंसा 2013 से 2017 फहद ने 2013 में अपनी 12 फिल्म रिलीज के साथ व्यावसायिक और आलोचनात्मक सफलता अर्जित करते हुए खुद को अग्रणी मलयालम अभिनेताओं में स्थापित किया। नाथोली ओरू चेरिया मीनला, रेड वाइन, 5 सुंदरिकल, ओलिपोरू और डी कंपनी औसत सफल रहीं, जबकि अन्नायम रसूलम, आमीन, इमैनुएल, अकाम, आर्टिस्ट, नॉर्थ 24 काथम और ओरू इंडियन प्रणयकथा व्यावसायिक रूप से सफल रहीं, जो साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शुमार हुईं। 46 48 फहद ने पहली बार इंड्रिया जेरेमिया के सामने अन्नयम रसूलम में एक ईसाई लड़की से प्यार करने वाले एक मुस्लिम टैक्सी ड्राइवर की भूमिका निभाई। 49 अनिल आर नायर ने कहा कि फहद का बेहद शानदार प्रदर्शन सामने आया है। 51 इसके बाद उन्होंने नाथोली ओरू चेरिया मीनल्ला में कमलिनी मुखर्जी के साथ दोहरी भूमिकाएं निभाईं, जिसे मिश्रित समीक्षाएं मिली। 52 रेड वाइन में उन्होंने एक वामपंथी पार्टी के स्थानीय सचिव की भूमिका निभाई। 53 कई आलोचकों ने उनकी उत्कृष्ट स्क्रीन उपस्थिति की प्रशंसा की। 54 फिर उन्होंने आमीन में स्वाति रेड्डी के साथ एक अमीर लड़की से प्यार करने वाले सैक्सोफोनिस्ट की भूमिका निभाई। 55 आलोचकों ने फहाद को बहुमुखी और प्रभावशाली पाया। 56 फहाद ने अपनी अगली फिल्म इमैनुअल में एक बीमा कंपनी के मालिक की भूमिका निभाई, जिसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। 57 58 बाद में अकम में उन्होंने एक वास्तुकार की भूमिका निभाई, जिसे अपनी पत्नी पर यक्षी होने का संदेह है, अनुमोल के विपरीत। 59 इस फिल्म ने उन्हें दूसरे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए केरल राज्य फिल्म पुरस्कार दिलाया। 60 एक आलोचक ने कहा, फहाद के पास भाव व्यक्त करने के लिए बहुत कम जगह है, फिर भी वह एक बहुत अधिक प्रभावशाली व्यक्ति को मात देता है। आवश्यक कमी से चौंकाने वाला प्रभाव पड़ा। 61 इसके बाद फहद ने एंथोलॉजी फिल्म 5 सुंदरिकाल में अस्मिता सूद के साथ एक व्यवसायी की भूमिका निभाई। 62 द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के एक आलोचक ने कहा कि उनकी उपस्थिति और दार्शनिक स्पर्श एंथोलॉजी को दूसरों पर बढ़त देता है। 64 उनकी अगली फिल्म ओलिपोरू को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली। 65 फहद को आर्टिस्ट और नॉर्थ 24 काथम में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का केरल राज्य फिल्म पुरस्कार मिला। 66 आर्टिस्ट में उन्होंने एन ऑगस्टाइन के साथ एक ललित कला के छात्र की भूमिका निभाई। 67 परेश सीपालिचा ने कहा, फहद जिन्होंने ग्रे शेड्स वाले किरदारों को चित्रित करके अपने लिए एक जगह बनाई है, इसमें एक और विजेता है। 69 इस फिल्म ने उन्हें मलयालम में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए एक और फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया और फिल्म कंपेनियन की मीनाक्षी डी सिवन ने कहा, फहद इस भूमिका में शानदार ढंग से फिट बैठता है, उसका मुंह मानो हमेशा के लिए बंद हो गया हो और उसके चेहरे से कोमलता की आखिरी निशान भी मिट गई हो। वह एक त्रुटिपूर्ण कथानक को अपने स्वाभाविक संयम के साथ सुधारता है। 71 इस सफलता के बाद उन्होंने भामा के साथ फिल्म डी कंपनी के द डे ऑफ जजमेंट सेगमेंट में एक डॉक्टर की भूमिका निभाई।
फिल्म को मिश्रित से लेकर सकारात्मक समीक्षाएं मिली। 73-74 वर्ष की अपनी अंतिम रिलीज ओरू इंडियन प्रणयगाथा में फहद ने अमला पॉल के साथ एक युवा राजनीतिज्ञ की भूमिका निभाई। 75-76 गल्फ न्यूज के एक आलोचक ने उन्हें बहुमुखी कहा और कहा कि वह चरित्र निभाते समय आरामदायक थे। 77 फहद की 2014 में 5 फिल्में रिलीज हुईं। उन्होंने पहली बार एक बाय 2 में एक सर्कल इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई, जिसे मिश्रित समीक्षा मिली। 78 फहद अगली बार गॉड्स ओन कंट्री में ईशा तलवार के साथ एक प्रवासी के रूप में दिखाई दिए, जो एक औसत कमाई करने वाली फिल्म थी। 79 परेश सी पालीचा ने उन्हें कठोर और अप्रभावी पाया। 80 बेंगलोर डेज में फहद ने नाजरिया नाजिम के साथ एक वर्कहॉलिक कॉर्पोरेट कार्यकारी की भूमिका निभाई। 81 यह फिल्म अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्मों में से एक बन गई और इसे एक पंथ का दर्जा प्राप्त हुआ। 82-83 द टाइम्स ऑफ इंडिया के अश्विन जे कुमार ने कहा कि फहद का प्रदर्शन अत्यंत तीव्र था। 84-85 इसके बाद उन्होंने अपने सहनिर्माण योबिन्ते पुस्तकम में ईशा शर्वानी के साथ एक पूर्व नौसेना अधिकारी की भूमिका निभाई, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। 86 गल्फ न्यूज के मिथिली रामचंद्रन ने उन्हें शांत लेकिन दृढ़ निश्चयी अलोशी के रूप में शानदार करार दिया। 87 मनी रत्नम उनकी साल की अंतिम रिलीज थी, जहां उन्होंने निवेथा थॉमस के साथ एक सेल्स मैनेजर की भूमिका निभाई। 88 प्रमोद थॉमस ने उनके किरदार की प्रशंसा की और कहा कि उन्होंने फिल्म को अकेले ही आगे बढ़ाया। फहद की 2015 की 3 रिलीज बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई करने वाली फिल्में थीं मरियम मुक्कू, हराम और अयाल नजानल्ला। 90 मरियम मुक्कू में उन्होंने सना अल्ताफ के साथ एक मछुआरे की भूमिका निभाई। 91 फहद ने राधिका आप्टे के साथ हराम में एक भाषण प्रशिक्षक की भूमिका निभाई, जिसकी पत्नी तलाक चाहती है। 92 द टाइम्स ऑफ इंडिया की आशा प्रकाश ने कहा कि उन्होंने अपने दिल और आत्मा को किरदार में डाल दिया है। 93 वर्ष की अपनी अंतिम फिल्म अयाल नजानल्ला में फहद ने मृदुला मुरली के साथ गलत पहचान से जूझ रहे एक व्यक्ति की भूमिका निभाई। 94 समीक्षक दीपा सोमन ने कहा, फहद के अभिनय, ताज़ा कॉमिक स्थितियों, मनोरंजक संवादों और प्रभावशाली वन-लाइनर्स बनाने के कुछ प्रयासों के कारण फिल्म देखने लायक है। 95 2016 में उनकी पहली रिलीज मॉनसून मैंगोज बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। 96 फहद ने ऐश्वर्या मेनन के साथ एक महत्वाकांक्षी फिल्म निर्माता की भूमिका निभाई। डेक्कन क्रॉनिकल के क्रिस ने उनके प्रदर्शन को असंबद्ध पाया। 97 फहद ने महेशिन्ते प्रतिकारम में अपर्णा बालमुरली के साथ एक फोटोग्राफर की भूमिका निभाई, जो एक बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई। 98-99 खलीज टाइम्स की दीपा गौरी ने कहा, फहद का प्रदर्शन शीर्ष पर है। वह अपने प्राकृतिक स्वभाव के मामले में दूसरे से आगे निकल जाता है। 100 2017 में फहद 4 फिल्मों रोल मॉडल्स, टेक ऑफ, थोंडीमुथलम ड्रिक्साक्षियम और वेलाइकरन में दिखाई दिए, जिनमें से बाद की 3 प्रमुख व्यावसायिक सफलताएं थीं। 101 टेक ऑफ में फहद ने इराक में एक IFS अधिकारी की भूमिका निभाई। सौम्या राजेंद्रन ने कहा कि उनकी भावपूर्ण आंखें और संयमित प्रदर्शन कहानी कहने के पूरक हैं। 102-103 नमिता प्रमोद के साथ उनकी अगली फिल्म रोल मॉडल्स को मिश्रित समीक्षा मिली। 104 इसके बाद फहद ने थोंडीमुथलम ड्रिक्साक्षियम में निमिषा सज्जन के साथ एक चोर की भूमिका निभाई, जो उनके करियर की सबसे उल्लेखनीय भूमिकाओं में से एक थी, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए उनका तीसरा फिल्मफेयर पुरस्कार मलयालम जीता। 105-106 बेंगलोर मिरर के सेतुमाधवन एन ने लिखा, फहद ने फिल्म के पहले भाग में आराम से दूसरे नंबर की भूमिका निभाई है। उनके जैसे लोकप्रिय स्टार के लिए इस तरह की अपरंपरागत भूमिका निभाने के लिए बहुत हिम्मत और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। 107 फहद ने वेलाइकरन के साथ तमिल फिल्मों में कदम रखा, जहां उन्होंने एक व्यवसायी की भूमिका निभाई। 108 अपनी समीक्षा में हरिचरण पुदीपेटी ने कहा कि फहद को दूसरे भाग में एक आत्मविश्वास से भरी शुरुआत में बिजली चुराने का मौका मिलता है। 109 स्टारडम और शैलियों का प्रयोग 2018 से 2022 फहद को 2018 में कार्बन,
वराथन और नजन प्रकाशन के साथ 3 आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता मिली। 110, 111 कार्बन ने उन्हें ममता मोहनदास के साथ जीवन में एक लक्ष्य की तलाश में एक नौजवान की भूमिका निभाई थी। 112 भारद्वाज रंगन ने उनके प्रदर्शन को असाधारण सहानुभूतिपूर्ण पाया। 113 इसके बाद उन्होंने वराथन में ऐश्वर्या लक्ष्मी के साथ मुसीबत में फंसे एक विवाहित व्यक्ति की भूमिका निभाई, जिसे उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर बनाया था। 114 सचिन श्रीजीत ने कहा, अमल ने फहाद को उनके व्यक्तित्व के अनुरूप एक पूर्ण विकसित अवतार दिया है। 115 फहाद ने सबसे अधिक कमाई करने वाली मलयालम फिल्मों में से एक नजन प्रकाशन में एक पुरुष नर्स की भूमिका निभाई, जो साल की उनकी अंतिम रिलीज थी। फहद ने 2019 की अपनी पहली रिलीज कुंभलंगी नाइट्स में एक पुरुषवादी शम्मी का किरदार निभाया, जिसे उन्होंने नाजरिया के साथ सह-निर्मित किया था। 118 फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 100 रुपये करोड़ से अधिक की कमाई की। उनके चरित्र और फिल्म ने एक पंथ का अनुसरण प्राप्त किया है। 119, 120 सरथ रमेश कुनियाल ने ऐसे मन उड़ाने वाले पात्रों में शानदार ढंग से ढलने की उनकी क्षमता की सराहना की। 121 rediff.com के श्रीहरि नायर ने कहा कि फहद ने अपनी गर्दन से ऊपर अभिनय करके शम्मी की कठोरता को निभाया। फिल्म ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ चरित्र अभिनेता के लिए केरल राज्य फिल्म पुरस्कार जीता। 122 इसके बाद उन्होंने अथिरन। 124 फहाद ने अगली बार सुपर डीलक्स में सामंथा रूथ प्रभु के साथ एक संघर्षशील अभिनेता की भूमिका निभाई, जिसकी पत्नी उसे धोखा देती है। 125 फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और हिंदुस्तान टाइम्स के कार्तिक कुमार ने कहा कि वह पहले जैसा चमक नहीं पाया। 126, 127 2020 में फहाद की 2 फिल्में ट्रांस और सी यू सून रिलीज हुईं। 128 ट्रांस में उन्होंने नजरिया नाज़िम के साथ एक नास्तिक प्रेरक वक्ता की भूमिका निभाई। गौतम वीएस ने कहा, फहाद एक ऐसे किरदार को निभाकर लाइमलाइट चुरा लेते हैं जो एक ही समय में उन्मादी और परेशान करने वाला है। 129 उनकी फिल्म सी यू सून भारत की पहली कंप्यूटर स्क्रीन फिल्म बन गई और उन्होंने इसमें एक साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ की भूमिका निभाई। 130 सैबल चटर्जी ने कहा, फहाद को अभिव्यक्ति की सटीकता पर जोर देने से ताकत मिलती है और वह आगे बढ़ते हैं। 131 फहद ने 2021 की अपनी पहली रिलीज इरुल में एक सीरियल किलर की भूमिका निभाई। मिश्रित समीक्षाओं के बावजूद फहद के प्रदर्शन को शुभ्रा गुप्ता ने खूब सराहा। 132, 133 इसके बाद फहद ने जोजी में टाइटैनिक इंजीनियरिंग ड्रॉपआउट की भूमिका निभाई। 134 अनुपमा चोपड़ा ने फहद को तेजस्वी कहा और कहा कि वह एक प्रदर्शन के भीतर एक प्रदर्शन देते हैं। 135 जोजी की रिलीज के लगभग एक हफ्ते बाद रिपोर्टें सामने आईं कि फिल्म एग्जिबिटर्स यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केरल फ्यूअक ने फहद को ओटीटी प्लेटफॉर्मों के माध्यम से स्ट्रीमिंग के लिए बनाई गई फिल्मों में अभिनय करने के खिलाफ चेतावनी दी है, जो बाद में एक अफवाह निकली। 136, 137 फहद ने तब मलिक के साथ देशव्यापी पहचान अर्जित की, जहां उन्होंने निमिषा सज्जान के साथ एक क्रांतिकारी नेता की भूमिका निभाई। 138, 139 कई आलोचकों ने इसे उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करार दिया और राम्या पालिसेट्टी ने एक दोषपूर्ण चरित्र को शानदार तरीके से चित्रित करने के लिए उनकी सराहना की। 140, 141 बाद में फहाद ने पुष्पा द राइज के साथ तेलुगु फिल्मों में विस्तार किया, जहां उन्होंने एक क्रूर पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई। 142, 143 न्यूज 18 के निशात थाईवालप्पिल ने कहा, फहाद फासिल की अंत की ओर एंट्री पूरी फिल्म को ऊंचा उठाती है। उनकी एंट्री, संवाद और पंच लाइनें निश्चित रूप से प्रभावशाली हैं। 144 यह फिल्म अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई। 145 2022 की अपनी पहली फिल्म में फहाद ने विक्रम में ब्लैक ऑप्स स्क्वाड के प्रमुख की भूमिका निभाई। 146 जो अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल फिल्मों में से एक बन गई। 147 द क्विंट की सौंदर्या अथिमुथु ने महसूस किया कि फहाद ने एक चौतरफा प्रदर्शन के साथ शो चुरा लिया। 148 उनकी अगली रिलीज मल्यंकुंजु में राजिशा विजयन के साथ उन्हें एक इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीशियन की भूमिका निभाते हुए देखा गया। 149
Rediff.com की दिव्या नायर ने कहा, मल्यंकुंजु अनिकुट्टन के फाफा के चित्रण की अखंडता और सहजता में स्तरित अभिव्यक्तियों और भावनाओं के साथ जीतता है। 150 विस्तार और व्यावसायिक सफलता 2023 वर्तमान 2023 में फहद की 3 फिल्में रिलीज हुईं। वह पहली बार पचुवुम अथपुथा विलक्कुम में एक फार्मासिस्ट के रूप में दिखाई दिए, जो एक व्यावसायिक सफलता थी। 151 152 उन्मानोरमा की जी रागेश ने कहा कि उन्होंने पहले भी इसी तरह के किरदार निभाए हैं, लेकिन उन्होंने कहा, पचु के गुण और कमजोरियां फहद में अभिनेता के साथ सुरक्षित हैं। 153 अपनी अगली फिल्म धूमम में वह अपर्णा बालमुरली के साथ दिखाई दिए। फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली। अन्ना वेटिकैड ने उनके चरित्र चाप को कमजोर कहा। 154 155 वर्ष की अपनी अंतिम फिल्म में फहद ने मामन्नन में एक जिला सचिव की भूमिका निभाई। 156 यह फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी और उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता तमिल के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। 157 158 2024 की अपनी पहली फिल्म में फहद ने आवेशम में एक दयालु मलयाली कन्नडिगा गैंगस्टर की भूमिका निभाई, जिसे उन्होंने सह-निर्मित भी किया था। 159 160 यह फिल्म अंततः चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन गई और उन्हें व्यापक पहचान मिली। 161 इंडिया टुडे से जन्नी के ने कहा कि उन्होंने गतिशील चरित्र को अद्भुत रूप से चित्रित किया, जबकि द वीक के निर्मल जोवियल ने कहा कि वह केवल उन चरमोत्कर्ष भागों में अपना पूर्ण रूप सामने लाते हैं। 162 163 फहद फिर एंथोलॉजी श्रृंखला मनोरथंगल में एक मलयाली आप्रवासी की भूमिका निभाते हुए दिखाई दिए। 164 165 Rediff.com के अर्जुन मेनन ने उन्हें निष्क्रिय लेकिन सिफर जैसी आकृति के रूप में पूरी तरह से कास्ट पाया। 166 इसके बाद फहाद ने वेट्टियान में पैट्रिक नामक एक पूर्व चोर की भूमिका निभाई, जो अब पुलिस का मुखबिर है। 167 168 द हिंदू के भुवनेश चंदर ने उन्हें प्रभावशाली पाया और उनकी कॉमिक टाइमिंग की सराहना की। 169 बॉक्स ऑफिस पर असफल होने के बावजूद यह वर्ष की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई। 170 कुछ टिप्पणीकारों ने शिकायत की कि मुख्य अभिनेता के रूप में उनकी सफलता के कारण फहाद को कम सहायक भूमिकाएं निभानी चाहिए। 171 इसके बाद फहाद ने बोगनविलिया में एक आईपीएस अधिकारी की भूमिका निभाई। 172 173 द इंडियन एक्सप्रेस के आनंदू सुरेश ने उनके चरित्र को अविकसित कहा, लेकिन साथ ही कहा, फहाद अपनी प्रभावशाली उपस्थिति के साथ स्क्रिप्ट में ऐसी सीमाओं से ऊपर उठने की अपनी क्षमता को प्रदर्शित करता है। 174 यह बॉक्स ऑफिस पर मध्यम सफलता थी। 175 फिल्मोग्राफी मुख्य लेख फहद फासिल फिल्मोग्राफी व्यक्तिगत जीवन फहाद ने 2013 में अपनी फिल्म बेंगलोर डेट्स के सेट पर अभिनेत्री नाज़रिया नाज़िम से मुलाकात की और आखिरकार उन्होंने डेटिंग शुरू कर दी। 176 177 एक साल की प्रेमालाप के बाद इस जोड़े ने 20 जनवरी 2014 को सगाई कर ली। 178 फहाद ने 21 अगस्त 2014 को तिरुवनंतपुरम में नाज़रिया से शादी की। 179 180 2024 में फहाद ने खुलासा किया कि उन्हें ध्यान घाटे की सक्रियता विकार का निदान किया गया है।